और हमें अपने खोए हुए बच्चे कुछ वापस मिलना शुरू हो गए। कल बारिश की वजह से जो है ना आवाम में गुमराही पाई जाती थी और आवाम जो है ना कम हो गई थी। जी, हॉस्टल में पानी बिजली दोनों नहीं थे, तो फिर तो कॉलेज आने का फ़ायदा ही फ़ायदा था। इधर पानी भी था और बिजली भी थी। झूठ बोल रहा है, मैं आया हुआ था। नहीं जी, एक भाई ने कह दी है जी गलत बयानी की जा रही है। मैं उसी हॉस्टल में हूँ, वहाँ पे बिजली भी थी और जो है पानी भी। क्लास में ही आपस में क्लैश पाया जाता है। तो जो लोग कल नहीं आए बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आपने हमारा खर्चा बचा लिया। क्योंकि हमने ये सोचा हुआ था कि अगर कभी अचानक से बहुत शदीद बारिश हो रही हुई और बच्चे बड़ी मुश्किल से जो है वो लड़ते झगड़ते कॉलेज तक पहुँचे और उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो क्लास लेनी है, तो हमारे दिल में उन बच्चों की अजमत जाग जाएगी। तो कल आए हुए बच्चों की अजमत जागी तो नहीं थी, क्योंकि वो लड़ झगड़ के नहीं आए थे, वो सुबह वाले बच्चे लड़ झगड़ के आए थे, ये तो सुकून से आए थे। लेकिन इन बच्चों ने ज़बरदस्ती अपनी अजमत जो है जगाने की कोशिश की और इन्होंने ये रियलाइज़ कराया कि अगर हमसे पिछली 2 क्लासों ने चाय पी है इसलिए कि वो तादाद में कम थे, तो हम तादाद में मुनासिब हैं, लेकिन जो है वो चाय हमारा भी हक बनता है। तो फिर ऐसे में वो लोग जो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं और वो जो कल नहीं आए, उनको चिढ़ाने के लिए हम लोगों ने कल फिर चाय पी, और बल्कि एक आध बच्चे को तो बिस्किट भी मिले। नहीं, वो इस क्लास में थे, ये ऑडिट। एक बच्चे को हाफ रोल जो बिस्किट का मिला था वो ऑडिट था, ठीक है, वो ऑडिट में था। नहीं तो मैं और ज़्यादा छेड़ता कि कुछ बच्चों को बिस्किट भी मिले थे। तो हम लोगों ने चाय पी, बड़ा महजूज हुए हम, लेकिन उस चाय की कीमत अदा करनी पड़ी। फिर अब जब बच्चों ने चाय पीना शुरू कर दी तो मैंने कहा अब चाय आ गई है, अब मैं अपनी पसंद के टाइम तक पढ़ाऊँगा। बच्चे फिर बैठे रहे और फिर हम 6:15 बजे तक जो है ना पढ़ते चले गए और हमने चैप्टर नंबर 8 को मुका दिया। तो 1 डे सिटिंग में हमने एक बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर को किया। अगर आप नहीं कल आ सके तो फिलहाल इग्नोर कर दें उसे, लेकिन जैसे ही क्रैश ख़त्म हो आपने उस 1 दिन की वीडियो देखनी है और उसमें फिर आपने उस चैप्टर को साथ साथ करना है। तो अब हम पहुँच गए हैं अपने आखिरी चैप्टर्स की तरफ, चैप्टर 3 और 4 को हम गिनती में नहीं लाते, 4 बेचारा 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो 3 इज़ द मेन चैप्टर। तो हमारा टारगेट लाइन ये था कि हम सेकेंड लास्ट डे पे 3 हाफ करेंगे और 3 का जो बच जाएगा वो अगले डे हम ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके साथ हम चैप्टर 4 करेंगे और थोड़ा सा आखिरी दिन वाली बातें कर लेंगे। ऑल्दो इस तरह की हम बातें पूरे सेशन करते रहे हैं। अभी तक का जर्नी ठीक चल रहा है? क्या आप साथ साथ चल पा रहे हैं? तो जो लोग साथ साथ चल पा रहे हैं और साथ साथ हर दिन को टारगेट को अचीव कर रहे हैं, तो इंतहाई गैर महसूस तरीके से अब तक उन्होंने सिलेबस अच्छी तरह से कवर कर लिया। बट आज के दिन हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि चैप्टर 3 अच्छा खासा बड़ा है और मैंने इसीलिए इसको 2 हिस्सों में तोड़ा है। तो आपने ये नहीं सोचना कि एक दफ़ा ख़त्म हो जाए क्रैश तो चैप्टर 3 पे हाथ डालेंगे। चैप्टर 3 को आप बाद में पकड़ेंगे तो 5-6 दिन अकेला खा जाएगा। इस वक्त जोश में हैं, जज्बे में हैं, हर दिन का काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आज भी घर जाके किसी किस्म की कोई डंडी ना मारी जाए और जो आपने तैयार किया उसके मुताबिक जब भी हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो उससे 1 हफ्ते बाद संडे वाले दिन एक डिस्कशन सेशन रखेंगे। आपने पता नहीं नोट किया या नहीं किया, हर दिन आपको जो पास पेपर की वीडियो मिलती है उस वीडियो में सिर्फ एक अटेम्प्ट डिस्कस नहीं हुई होती, बाकी सारी डिस्कस हुई होती हैं। पता नहीं आपने नोट किया या नहीं किया, सिर्फ रीसेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली जो रीसेंट अटेम्प्ट गुजरी है वो नहीं डिस्कस की होती उसमें। हमारी ख्वाहिश होती है कि लोग उसको अपने तौर पे मॉक के तौर पे देखें। जब हमारा क्रैश ख़त्म हो जाएगा सैटरडे पे कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते सेहत ज़िंदगी, तो उसके 1 हफ्ते बाद जो सैटरडे है कोशिश करें कि बिल्कुल रीसेंट पेपर तैयारी अब आपने की रिवीजन के बाद, बिल्कुल रीसेंट पेपर को सामने रखें और उसको करने की कोशिश करें। ये देखें कि अगर आपके सामने ICAP लेवल का एग्ज़ाम आ जाए जो आपने नहीं देखा हुआ, क्योंकि मैंने उन वीडियोज़ में कहीं भी रीसेंट पेपर नहीं दिखाया हुआ, आपने वो करना है। और वो करने के बाद जो आपके परेशानियां हों, कन्फ्यूजन हो या इस तरह, उसके लिए आपने अगले दिन का सेशन अटेंड कर लेना है। तो संडे वाले दिन हम फिर फुल फ्लेज पेपर डिस्कशन का एक सेशन कर रहे होंगे। तो टाइम जो है वो अभी आप लोगों से थोड़ा सा मैंने हल्की सी मुशावरत करनी है, थोड़ा सा हम अपने भी स्केड्यूल को देखेंगे और दूसरा हमें लग रहा है कि शायद यही शाम वाला टाइम उसके लिए मुनासिब है, लेकिन शायद संडे वाले दिन हम थोड़ा सा अर्ली भी रख सकते हैं। सेशन तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का हो सकता है। तो आइडियली अगर हम शो ऑफ एंड की तरफ आएँ कि सुबह, दोपहर और शाम, सुबह कहते हैं
9 तो बहुत अर्ली हो जाएगा, वो लोग जो कि अब तैयारी कर रहे होंगे वो सुबह 9 बजे शायद पता नहीं आ सकें या नहीं, तो सुबह हम 10:30 को कह सकते हैं कि 10:30 से लेके असर से वो जोहर से पहले पहले हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि दोपहर 2 से लेके को 5 बजे तक टाइप का हो जाए। दोपहर 2 बजे के बाद खाने वाला टाइम है, 2:30 से 5:30 या 2:30 से 5 एक ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन है ये जो हमारा ये टाइम चल रहा है तो हम 4 बजे स्टार्ट करें और 6:45 या 6:30 तक जाए। हाँ जी, इस पे सारे, चूँकि वो संडे है, संडे वाले दिन थोड़ा सा ये मुझे लग रहा था कि लेट इवनिंग ख़राब ना हो, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादातर मुत्तफिक लग रहे हैं, ज़्यादातर मुत्तफिक नहीं लग रहे, एक काम करेंगे, हम ग्रुप में पोल क्रिएट कर लेंगे। आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ना, तो पोल क्रिएट कर लेंगे और उस पोल के रिजल्ट की बेस पे डिसीजन ले लेंगे। जी, हो सकता है इन्होंने कहा संडे को, हो सकता है किसी दूसरे टीचर की कोई और क्लास चल रही हो, तो जाहिर है क्लासेस तो आपकी चल ही रही होंगी। इस वक्त भी आप में से कुछ लोगों की कोई ना कोई क्लास, तो इनफैक्ट मैंने ये वाली क्लास इतना लेट रखी थी कि इसमें डिस्टर्बेंस कम हो, और सोचा भी ये था कि चलो सीलो में कितना को बहुत ज़्यादा लोगों ने आ जाना है, वो तो बेचारा पेपर ही कोई नहीं है क्रैश कोर्स वाला। लेकिन आप लोग जितने जोशो खरोश से आए तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो जो है ना, अच्छा दोपहर को नहीं रख, तो हमारे पास तो जगह बनती ना, तो इसीलिए फिर इसका मतलब है ये शाम में अपेरेंटली ठीक लग रहा है, लेकिन आप लोगों में से कुछ डिसएग्री कर रहे हैं। जल्दी से गिनती कर लेते हैं। ऑप्शन 1 सुबह, एक मिनट मुझे सोचने दें, सुबह 10:30 के लिए कितने हाथ खड़े होते हैं? संडे वाले दिन की बात हो रही है, और गिन लेते हैं। याद है वो कल हमने शो ऑफ हैंड में कहा था कि गिनना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हाथ खड़े हुए। एक हाथ माइनस हो जाना चाहिए, भाई ने एक हाथ खड़ा करके यूं साइड से करके हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सर को लगेगा कि किसी और बच्चे ने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो जो है ना कभी यहाँ से आके देखा करें, यहाँ से आप लोग बिल्कुल सब क्लियर नजर आ रहे होते हैं, वो लग रहा होता है हम किसी के पीछे बैठे तो पता नहीं लगेगा। 18 हो गए। ऑप्शन 2 दोपहर 2 से 4:30 टाइप का टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओए होए, एक वोट ज़्यादा हो गया। मैं एक भाई ने थोड़ा देर से वो किया। आपको याद है हमने कहा था रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, एक दफ़ा वोट दे दिया तो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। ऑप्शन 3 4 से लेके 6:30। ओए होए, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन फिर भी गिन लेने में हर्ज कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। कैमरे वाले भाई ने भी हाथ खड़ा किया। 39 40 41 42 43 43 तरफ जो है ना, तो संडे को जो है वो फिर 4 बजे, 4 से 6:30, लेकिन 6:30 कैन बी काउंटेड 6:45। तो ये अभी की बात नहीं है, ये संडे का जिक्र नहीं कर रहे हम, एक वीक गुजारने के बाद। तो कल मैं क्लासेस एंड होने के बाद आपको कुछ मोटी मोटी सी और गाइडेंस देके, और मैं ये चाहूँगा कि आप एक दफ़ा रिवाइज करके नेक्स्ट सैटरडे को अपने तौर पे अपने घर में रीसेंट पेपर उठाएं। अच्छा, जो किताब है, मेरी किताब अगर आपके पास हो तो उसमें रीसेंट पेपर एंड पे दिया हुआ है। अगर मेरी किताब आपके पास नहीं है तो कल हो सकता है आप लोगों को मेरी किताब भी मिल जाए। कल आने का ये फ़ायदा, कल जो लोग आए हुए होंगे उनको किताब भी साथ मिल जाएगी। तो उस किताब में एंड पे वो जो सारी चीज़ें जो आपसे सॉफ्ट में शेयर हुई हुई थी, मैं किताब का आपको एक दफ़ा स्ट्रक्चर बता दूंगा कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है, पास पेपर्स को कैसे देखना है, एग्जामिनर कमेंट्स को किस तरह से देखना है। तो वो इंशाल्लाह ताला तो उसके एंड पे रीसेंट पेपर अटैच हुआ वो होगा, तो आप रीसेंट पेपर अपने तौर पे कीजिएगा। और फिर हम एक हफ्ते बाद हमारा सेशन होगा। जैसे ये इस वक्त हम इसको कहते हैं क्रैश वेव्स, ये इस वक्त वेव 1 है।
वेव 1 में हमारे 3 सब्जेक्ट थे, कंपनी लॉ, बी लॉ और ऑडिट। अब वेव 2 आएगी जिसके अंदर हमारा टैक्स आएगा, FR1 आएगा और ऑडिट, बी लॉ और सी लॉ के पास पेपर सेशंस आएंगे, यानी कि फुल फ्लेज बी लॉ और ऑडिट के अंदर तो 3 रीसेंट एग्जाम्स होंगे, क्योंकि उन दोनों में ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है। सी लॉ में ड्राफ्टिंग इतनी कोई बड़ी स्किल नहीं होती और ना हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल उस तरह से नज़र आ रहे होते हैं, तो सी लॉ का सिर्फ एक सेशन होगा और बी लॉ ऑडिट 3 और इसी तरह से FR1 और टैक्स। मेरे ख्याल में एक आध और सब्जेक्ट है, तो हो सकता है कल ये लोग मुझे कोई ब्रोशर दें तो मैं आपको दिखा दूँ, हाँ कॉस्ट भी है शायद उसमें, तो वो होगा। फिर उसके बाद एक वेव 3 आएगी, उसमें सर अली मिरान साहब का टैक्स होगा, एक आध और टीचर का एक और सब्जेक्ट भी होगा। तो अभी मुझे पूरा मैप याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में हमने कहीं दरवाजे पे भी लगाया हुआ था कि इस टाइम पे ये आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक में जवाद साहब MCQs की प्रैक्टिस की क्लास करा रहे होते हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए। अच्छा, जिस वक्त उनकी MCQs वाली चल रही होती है, यहाँ कॉलेज में मॉक्स स्टार्ट हो जाएंगे 19 वाले वीक से। यहाँ पे हर सब्जेक्ट का जिस दिन ICAP में जो पेपर होता है उस तरह से उसी दिन उसी टाइम पे हम यहाँ पे पेपर्स कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक फेमस एक्टिविटी है, 250-300-400 लोग पर पेपर हमारे पास आते हैं और मतलब वो किसी भी कॉलेज से कोई भी आ सकता है और उसको वो चेक करके भी वापस करते हैं। इसमें तो हमने आपसे कहा था ना हम टेस्ट शेयर कर देंगे गूगल ड्राइव पे, तो उसमें अगर आप मॉक करते हैं तो हम मानते हैं कि ये एंड वाली एक्टिविटी है, तो हम उसको फिर चेक करके 3 से 4 दिनों में स्टूडेंट को वापस करते हैं उस पर फीडबैक के साथ। तो ये सारी एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप चलेगी, तो अगर आप साथ साथ फॉलो करते रहें तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ हैं। तो एक तो आप उस ग्रुप में जो हमारे क्लास का ग्रुप है, उसके अलावा वो 3-4 ओवरऑल ग्रुप थे जिसमें हमने क्रैश की इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो मैं एक तो कल आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनसे कहूँगा कि मुझे को ब्रोशर सा दे दें या कोई ऐसा पेज दिखा दें जो मैं आपको बता दूं कि अब आगे अगले वीक की ये एक्टिविटीज़ हैं। तो आप में से जिसको जो एक्टिविटी सूट कर रही हो, ये बड़े अरसे से हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि जो एंड पे जो क्रैश होता है ये सबसे यूज़फुल टाइम होता है। आप अपना सिलेबस तकरीबन ख़त्म करने के पॉइंट के करीब होते हैं, आपसे कुछ कोताहियाँ रह गई होती हैं, कुछ जगह आपसे कुछ चीज़ें मिस हो गई होती हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप एक कम से कम टाइम में चीज़ों को ज़्यादा दोहरा लें। तो ये चैप्टर जो पूरे हफ्ते में नहीं समझ आए होते ना, ये एक दिन में समझ आ जाते हैं। इसलिए नहीं कि शायद हम बहुत तूफ़ानी पढ़ाते हैं, इसलिए कि आप लोग समझना चाह रहे होते हैं। हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसा हम वैसे पढ़ाते हैं, लेकिन इधर चूंकि इधर एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगती है, हम ज़रा ज़्यादा जान मार रहे होते हैं, कम टाइम में हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन आप लोग चूंकि पढ़ना चाह रहे होते हैं तो फिर आपको मज़ा आता है। तो ये क्रैश कोर्स जो है, अगर कोई भी और सब्जेक्ट आपका वीक है और वो हमारे क्रैश कोर्स के स्केड्यूल में आपको नज़र आ रहा है, तो कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो जाए। डन। हमने कल चैप्टर नंबर 8 कर लिया। अब हमने आके देखना है मैनेजमेंट किसे कहते हैं और डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं और किस तरह से। सबसे पहले डायरेक्टर्स पे जनरल बात करते हैं। अब डायरेक्टर्स को आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ के समझेंगे। थोड़ी सी स्लाइड देख ली, फिर समझेंगे, थोड़ी सी स्लाइड देख ली। आज का जो प्राइमरीली टारगेट है वो ये है कि डायरेक्टर कौन है, कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। कल का टारगेट फिर होगा इनकी पावर्स, इनकी लाइबिलिटीज़ और इस तरह के मिसलेनियस सेक्शंस कल के टारगेट में होंगे इंशाल्लाह ताला, और कल हमें चैप्टर 4 को साथ जोड़ लेंगे। तो डायरेक्टर्स कौन हैं, कहाँ से आते हैं। सबसे पहला सवाल, डायरेक्टर कौन है। कंपनी के चंद बड़े लोग हैं जो कंपनी की इंतज़ामिया को चला रहे हैं। क्या सारे के सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ये? नहीं। क्या सारे के सारे ओनर्स होते हैं? नहीं। डायरेक्टर एक ग्रुप ऑफ पर्संस है। डायरेक्टर को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी में चंद बड़े बैठें और बड़े बैठ के फैसला करें। अब ये बड़े जो लोग हैं इनमें क्या क्या नुमाइंदगी होगी। समटाइम कुछ इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो इलेक्शन लड़के आके डायरेक्टर बन जाएंगे। तो यानी वो कहेंगे मैं मेंबर हूँ और मुझे बाकी मेंबर्स ने चूज़ किया और मैं आके डायरेक्टर बन जाऊँ ताकि मैं कंपनी का निज़ाम संभालूँ। तो कुछ तो इलेक्शन से आ जाएंगे। कुछ समटाइम कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी, HR का बड़ा ज़बरदस्त ऐसे काम आता है, मार्केटिंग ऐसे बड़ा ज़बरदस्त काम आता है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसी HR वाले बंदे को, मार्केटिंग वाले बंदे को डायरेक्टर बना देते हैं। तुम HR डायरेक्टर हो, तुम मार्केटिंग डायरेक्टर हो। तो डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ में से भी आ सकते हैं। तो समटाइम कोई इन्वेस्टर कंपनी याद है अपना डायरेक्टर नॉमिनेट करके भेज देती है, तो इस तरह से भी आ जाते हैं डायरेक्टर। तो फिर गवर्नमेंट भी अपना डायरेक्टर बना के भेज सकती है। तो फिर जो क्रेडिटर्स हैं, हमने कहा था कभी कभी उनके पास भी इख्तियार होता है कि वो भी अपना डायरेक्टर भेज सकते हैं। तो लॉ फिर कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जिक्र करता है, वो भी आपके पास होने चाहिए। तो डायरेक्टर्स बहुत सारी तरह के लोग हैं। तो हो सकता है एक कंपनी में 12 डायरेक्टर्स हों जिनमें से 3 इलेक्शन लड़के आए हुए हों,
2 एम्प्लॉयज़ में से आए हों, एक चीफ एग्जीक्यूटिव होने की वजह से डायरेक्टर भी कहलवाता हो, एक को क्रेडिटर ने बिठाया हुआ हो, एक को गवर्नमेंट ने बिठाया हुआ हो, 2 को इन्वेस्टर्स ने बिठाया हुआ हो, तो एक कंपनी में कई किस्म के डायरेक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टर की डेफिनेशन है, डायरेक्टर मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम सो कॉल्ड। जो शख्स जिस मर्जी नाम से डायरेक्टर की सीट पे बैठा हुआ है वो डायरेक्टर है। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम छोटे डायरेक्टर हो, तुम बड़े डायरेक्टर हो। एम्प्लॉय डायरेक्टर को भी वही सीट मिलेगी जो इलेक्टेड डायरेक्टर को मिलेगी, क्रेडिटर के नुमाइंदे को भी वही पावर्स होंगी जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे को होंगी, क्योंकि जब ये एक दफ़ा बोर्ड में आ गए ना तो इस बोर्ड को कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इस बोर्ड के अंदर ये सब बराबर है। अब डायरेक्टर्स मेजॉरिटी से फैसला करते हैं, डायरेक्टर्स में वोटिंग पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो डायरेक्टर 10,000 वोटों से सिलेक्ट हुआ है और एक डायरेक्टर 1 लाख वोटों से सिलेक्ट हुआ है, दोनों के वोट बराबर हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आके वो बराबर होंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि शो ऑफ हैंड में इंसान काउंट होते हैं और पोल के अंदर वोटिंग पावर काउंट होती है। डायरेक्टर्स में हमेशा शो ऑफ हैंड होगा। डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में थोड़ा सा ही इन्होंने बताया, बहुत ज़्यादा नहीं बताया, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ रहे होंगे। तो डायरेक्टर्स सिंपल मेजॉरिटी से फैसला करते हैं, तो कोई डायरेक्टर अकेला फैसला नहीं कर सकता। कंपनी का जब भी मामला होगा सारे डायरेक्टर्स मिलकर फैसला करेंगे। अब किसी कंपनी में डायरेक्टर कम से कम कितने होंगे? शुरू के 2-3 नंबर तो वही हैं जो हमें पहले से पता है। एसएमसी में कम से कम 1 मेंबर होता है तो डायरेक्टर भी 1, अदर प्राइवेट में 2 तो डायरेक्टर भी कम से कम 2। पब्लिक कंपनी हमने पीछे पढ़ा था 3 होते हैं, यहाँ आप 2 कैटेगरीज बना देंगे। पब्लिक अनलिस्टेड में कम से कम 3 डायरेक्टर और पब्लिक लिस्टेड में 7 डायरेक्टर, कम से कम इतने। एक वक्त में एक शख्स कितनी कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है? लॉ ने कहा हम बता देंगे, तुम इतने से ज़्यादा कंपनियों के डायरेक्टर नहीं हो सकते, तो वो फिर हम लॉ की बात मान लेंगे। और अगर उसी की अपनी कंपनियों ने अपने ही अंडर मौजूद कंपनियों में उसे डायरेक्टर बनाया हुआ है तो वो वाली डायरेक्टरशिप हम काउंट नहीं कर रहे होंगे। लॉ कहता है डायरेक्टर नेचुरल पर्सन होना चाहिए, कंपनी नहीं होनी चाहिए। फिर कंपनी का वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव ना हो, ऐसा ना हो कि एक कंपनी वाले कभी मिस्टर शमशाद को भेज दें, कभी मिस्टर अख्तर को भेज दें, कभी मिस्टर ज़मीर को भेज दें। हमें पता हो कि ये कंपनी हमारे बोर्ड पे फलाना शख्स को डायरेक्टर बना के भेजे हुए है और वही डेफिनेट बंदा हर दफ़ा आया करे, बार बार बदले ना। इसी तरह से डायरेक्टर्स की पावर्स वेरिएबल नहीं होनी चाहिए कि इस काम के लिए आपके पास पावर है और इस काम के लिए आपके पास पावर नहीं है। किसी को डायरेक्टर बनाने के लिए उसकी कॉन्सेंट लेना ज़रूरी है। बगैर रजामंदी के हम किसी को डायरेक्टर नहीं बना सकते। क्या जेनेरिक बातें डायरेक्टर से रिलेटेड समझ आ रही हैं? किताब से पूछते हैं, 3 ऑफ करके देखते हैं। जज़ाकल्लाह। डायरेक्टर इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम, जिस मर्जी नाम से जिसको हम डायरेक्टर की सीट पे बिठा दें। ओनली नेचुरल पर्सन टू बी डायरेक्टर, कुदरती इंसान, ये जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं ये डायरेक्टर होंगे। इदारा, कंपनी, गवर्नमेंट ये डायरेक्टर नहीं बनेंगे। अगर ये बनना चाहते हैं तो भेजेंगे एक इंसान को। डायरेक्टर कलेक्टिवली एक्ट करते हैं, मेजॉरिटी से एक्ट करते हैं। हर डायरेक्टर के पास 1 वोट होता है डायरेक्टर्स मीटिंग में। डायरेक्टर वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डायरेक्टर कहीं रिलीफ लें और कहीं ना लें। ऐसा नहीं होगा कि कहीं वो जिम्मेदार हैं कहीं वो जिम्मेदार नहीं है, तो वो वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे। इंतहाई गलत तर्जुमा किया लेकिन किताब ने किया ICAP की, तो मैंने एहतरामन लिख दिया है। वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव का असल मतलब जो लॉ ने बताया था वो था डायरेक्टर इंडिविजुअल होना चाहिए, किसी कंपनी का वेरिएबल नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। यानी कभी एक बंदा आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी तीसरा, और हर नए बंदे को समझा रहे हैं कि पिछली मीटिंग में क्या हुआ था, उसे पिछली मीटिंग में। तो डायरेक्टर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, बार बार बदलता हुआ नहीं होना चाहिए, एक डिफाइंड होना चाहिए। बट हमारी किताब ने इसका तर्जुमा किया कि वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहे फलाना एरिया में मेरी जिम्मेदारी है, फलाना में नहीं है। चलो हम ये जुमला भी याद रख लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है। डायरेक्टर फिड्यूशरी रिलेशन में, डायरेक्टर एजेंट हैं, दे आर सपोज के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे, विजिलेंट होंगे, नेग्लिजेंट नहीं होंगे, बहुत अच्छे ध्यान से काम करेंगे। बड़ी प्यारी बात कर दी, टिक लगा देते हैं, अच्छे लोग होंगे, अच्छा काम करेंगे। कम से कम डायरेक्टर एसएमसी में 1, अदर प्राइवेट में 2, पब्लिक अनलिस्टेड में 3 और पब्लिक लिस्टेड में। कोई भी बंदा डायरेक्टर एक वक्त में उतनी कंपनियों का नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग अल्टरनेट। ये डायरेक्टर की किस्म हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एट सेम टाइम इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी, कोई भी शख्स एक वक्त में उतनों से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकता, जो हम बता देंगे। हमें नहीं बताया, हमारे सिलेबस में नहीं बताया, तो हम खामोश हैं। इस लिमिट को गिनते वक्त के कितने कंपनियों में डायरेक्टर है, लिस्टेड सब्सिडरियों में जो उसकी अपनी कंपनी ने अपनी ही लिस्टेड सब्सिडरी में डायरेक्टर बना के भेज दिया है, वो काउंट नहीं होगी। फर्ज करें मैं आपको कहूँ, लॉ में एक जगह लिखा हुआ है कि एक शख्स 5 से ज़्यादा कंपनियों का डायरेक्टर नहीं हो सकता। फर्ज करें मैं आपको ऐसा कहूँ,
और वो इस वक्त 4 कंपनियों का डायरेक्टर हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी और कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है? एक। वो जो 4 कंपनियों, उनमें से 3 कंपनियों ने अपनी सब्सिडरी पे उसको नॉमिनी बना के भेज दिया। वो अपनी वजह से नहीं गया, अपनी शेयर होल्डिंग से नहीं गया, उसकी कंपनी वालों ने जिम्मेदारी बना के उसे वहाँ भेजा। तो जो नीचे वाली 3 कंपनियाँ, ये नंबरिंग काउंट नहीं होगी, तो हम मानेंगे कि आज भी वो 4 कंपनियों का डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर एक वक्त में उतना से ज़्यादा कंपनियों का नहीं हो सकता जो बता दिया जाएगा, और उसमें वो जो लिस्टेड सब्सिडरी में अपॉइंटमेंट है वो काउंट नहीं होगी। आखिरी बात बेसिक से रिलेटेड, कॉन्सेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। कोई भी बंदा डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट या इलेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि वो अपना कॉन्सेंट इन राइटिंग ना दे दे। और जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होगा, सेलेक्ट होगा, इलेक्ट होगा किसी भी तरीके से, अपॉइंटमेंट के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर उसकी कॉन्सेंट उठा के जमा करा दी जाएगी रजिस्ट्रार को। तो जी अगर एक कंपनी ने अपनी सब्सिडरी में अपने ही डायरेक्टर को खुद से नॉमिनेट किया है, हमने एक सेक्शन पढ़ा था कि अगर एक इन्वेस्टर ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई हो तो वो क्या कर सकता है, वो अपने किसी नुमाइंदे को नॉमिनी डायरेक्टर बना के भेज सकता है। अब हम एक कंपनी में डायरेक्टर हैं और हमारी कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी में हमें ही उठा के भेज दिया कि डायरेक्टर बन जाओ। उसने हमें भेजा, जब उसने हमें भेजा तो हम अपनी वजह से नहीं, उनकी वजह से गए हैं। तो अगर कैटेगरी ये चल रही थी कि मैं 4 कंपनियों में ऑलरेडी डायरेक्टर था और ये 5वीं आ गई, तो ये 5वीं काउंट नहीं होगी, उस 4 की गिनती से ऊपर काउंट नहीं होगी, क्योंकि 4 में मैं अपनी वजह से डायरेक्टर हूँ और इस एक जगह मेरी होल्डिंग कंपनी ने मेरी कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी में मुझे भेजा है, तो ये वाली गिनती काउंट नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है कि हमें वो सेक्शन नहीं बताया उन्होंने सही से कि कितने नंबर हैं, जिसके बाद ये नीचे वाली बात बेमतलब सी हो जाती है। एक शख्स एक वक्त में उतना ज़्यादा कंपनी का डायरेक्टर नहीं होगा जितनी बता दिया जाए। प्योरली सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी में ये तादाद 7 है और गवर्नमेंट सेक्टर कंपनियों में ये तादाद 5 है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, एज में बी स्पेसिफाइड। तो इससे हमसे न्यूमेरिकल नहीं पूछ सकते क्योंकि उन्होंने हमें नंबर नहीं बताया हुआ। डायरेक्टर्स के बेसिक समझ आ गए? डायरेक्टर के बेसिक समझ आ गए। अब कौन कौन डायरेक्टर नहीं हो सकता, डायरेक्टर में ऐसी क्या खराबी हो, ऐसे क्या मसले हों कि हम कहेंगे ये शख्स तो डायरेक्टर के तौर पे आ ही नहीं सकता। तो लॉ ने एक लिस्ट बता दी जिस लिस्ट को हमने क्रैम करना है, यानी कि जब हम बेसिक्स ऑफ डायरेक्टर वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें वाहिद जो चीज़ क्रैम करने वाली है वो ये वाली लिस्ट है। तो ये चूंकि चैप्टर पढ़ा है तो इसमें हमें देखना होगा कि दरमियान में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको लाजमी क्रैम किया जाए। चैप्टर पढ़ा है तो लोग ये सोचते हैं कि हम इस चैप्टर को छोड़ दें या इस चैप्टर को सिलेक्टेड तैयार करें, ऐसा नहीं करना। ये चैप्टर बड़ा भी है और अहम भी है। कौन कौन डायरेक्टर नहीं हो सकता, यहाँ मेरे ख्याल में शायद हमें 1 भी ऑफ करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। कौन कौन डायरेक्टर नहीं हो सकता? माइनर, छोटा बच्चा डायरेक्टर नहीं हो सकता। अनसाउंड माइंड, जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। हैज़ अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज, एक बंदे ने अप्लाई किया है कि भाई मैं इंसॉल्वेंट होना चाहता हूँ, यानी वो खुद मानता है कि उसकी माली हालात ठीक नहीं है, तो जिसने खुद से अप्लाई किया हुआ है भले उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, हम उसको डायरेक्टर नहीं बना सकते। अच्छा, फर्ज करें किसी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई और अब अदालत उनका हिसाब किताब कर रही है, तो इस दौरान जिस वक्त उसका हिसाब किताब और उसके एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं हुए होते प्रॉपर, उसको कहते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, और अगर आप अप्लाइड टू बी इंसॉल्वेंट है तो भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। कितने अरसे बाद एक इंसॉल्वेंट डायरेक्टर बन सकता है, यहाँ नहीं लिखा। जब यहाँ नहीं लिखा तो हमने परेशान नहीं होना। सी लॉ इंतहाई खूबसूरत है, जो बता दे बस इतना काफ़ी है। हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, अदालत ने उसको किसी गैर इखलाकी हरकत पे मुजरिम डिक्लेयर कर दिया। हम ये नहीं कह रहे जिसने गैर इखलाकी हरकत की वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, जिसने गैर इखलाकी हरकत की और किसी अदालत ने उसको मुजरिम दफ़ा जुर्म आयद कर दी तो फिर वो शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता। गैर इखलाकी हरकत किताब ने समझाने की कोशिश की, कंडक्ट दैट इज कॉन्ट्रेरी टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड मॉरल्स एंड जस्टिस, अच्छाई की सतह से गिरी हुई जो हरकतें हैं वो गैर इखलाकी हरकतें कहलाएंगी। और ये कह के पता नहीं ने कहाँ से लगा, उन्होंने कह दिया मर्डर या किडनैपिंग, ये तो क्राइम है। तो गैर इखलाकी हरकत कुछ और है, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ लिख देंगे तो बच्चे पता नहीं उसको पढ़ पढ़ के क्या सोचें, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे मर्डर किडनैपिंग लिख दिया। लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस है। गैर इखलाकी हरकत वही है जो आपके जहन में आ रही है। एक बच्चे की आइसक्रीम छीन के भाग गया डायरेक्टर, बच्चा रोता हुआ पहुंचा, फिर अदालत ने डायरेक्टर को कहा कि तुम इतने छोटे से बच्चे की आइसक्रीम छीन के भाग गए, तुमने गलत किया, और फिर उसे मुजरिम डिक्लेयर कर दिया।
तो इखलाकियात से गिरी हुई हरकत पे अगर एक शख्स को अदालत ने ठप्पा लगा के मुजरिम डिक्लेयर कर दिया है तो वो ज़िंदगी भर कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता। चेक करें। खैर हमारे मुल्क में तो ताहयात ना अहली ख़त्म हो जाती है। हैज़ बीन डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इसी कानून ने, इसी एक्ट ने किसी और सेक्शन में मना कर दिया और खबरदार तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्या ऐसा कहीं देखा आपने? याद करें वो जो डिविडेंड टाइम से नहीं दिया था, इतना गुस्सा आया कि हमने कहा ना तुम चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के काबिल, ना तुम डायरेक्टर बनोगे 5 साल तक। तो इन्होंने कहा अगर कंपनी लॉ ने किसी और जगह भी मना कर दिया तो समझो फिर हमारी तरफ से भी मना है। अगर उसने फिड्यूशरी बिहेवियर की खिलाफ वर्जी की पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में भरोसे का रिश्ता तोड़ डाला, इसका एग्जैक्ट मतलब होता है कि अगर उसका इंटरेस्ट था तो डिस्क्लोज नहीं किया या वोटिंग में शामिल हो गया। तो अगर एक डायरेक्टर इंटरेस्ट रखने के बावजूद सही से ना बताए तो उसने जो तोड़ा है वो ट्रस्ट तोड़ा है, फिड्यूशरी बिहेवियर उसने साबित नहीं किया। तो पिछले 5 साल में किसी भी वक्त अगर उसने वो वाले इंटरेस्ट वाले सेक्शन को फॉलो ना किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर इसहाक डार का अपना ज़ाती गुस्सा, डज नॉट होल्ड NTN। जब ये लॉ बन रहा था तो उन दिनों था कि बस पाकिस्तान में टैक्स नेट बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के अंदर शामिल किया जाए, तो उसने ये सेक्शन डाल दिया कि अगर एक बंदे के पास NTN नहीं है, नेशनल टैक्स नंबर नहीं है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर सबको खुद ही एहसास हो गया कि ये लिख दिया तो फिर तो सारी फारिग हो जाएंगे, तो ब्रैकेट में लिख दिया SECB कैन गिव एग्जम्पशंस इन दिस। तो अगर कोई अपना पसंदीदा होगा तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी, अदरवाइज डायरेक्टर होने के लिए आपके पास नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए। देन और कौन डायरेक्टर नहीं हो सकता? अगर आप मेंबर नहीं है तो आप डायरेक्टर नहीं हो सकते। ये कहते साथ ही याद आया कि अभी थोड़ी पहले तो बच्चों को बताया था कि डायरेक्टर तो हर तरह के डायरेक्टर को कहते हैं, तो फिर तो घबरा जाएंगे बच्चे और सोचेंगे कि फिर तो हर किसी को मेंबर होना पड़ेगा। उन्हें कहा 1 मिनट रुक जाओ, 4 बंदों के ऊपर ये शर्त अप्लाई नहीं करेगी। उन 4 के अलावा अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं और आप मेंबर नहीं हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब है ये 4 तरह के लोग मेंबर ना भी हो तो चल जाएगा, बाकी किसी भी किस्म के डायरेक्टर को मेंबर होना शर्त है। इसमें कौन से हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑल एंड ऑल होता है, वो अपनी पोजीशन की वजह से डायरेक्टर बन जाता है, तो अगर वो मेंबर नहीं भी है तो चल जाएगा काम। पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर या अदर स्पेशल इंटरेस्ट, किसी क्रेडिटर या इस तरह के किसी लेंडर वगैरह का अगर कोई बंदा आके बैठा हुआ है उसके लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। होल टाइम डायरेक्टर हु इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं है, HR डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, उनके लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। एंड फाइनली ऐसे बंदे को जो किसी और मेंबर को जो नेशनल पर्सन नहीं है रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक कंपनी मेंबर है, उस कंपनी ने अपना एक नुमाइंदा बना के भेजा है तो उसके लिए मेंबर होना बुनियादी शर्त नहीं है। लॉ ने बाय डिफॉल्ट नहीं कहा, हाँ कंपनी वाले खुद अपने आर्टिकल में क्वालिफिकेशन शेयर लिखना चाहें तो उनकी मर्जी, कंपनी लॉ ने पाबंद नहीं किया। तो 4 तरह के डायरेक्टर्स के लिए मेंबर होना शर्त नहीं है, कंपनियों का नुमाइंदा डायरेक्टर, क्रेडिटर्स का नुमाइंदा डायरेक्टर, एम्प्लॉय डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव। ये 4 के लिए मेंबर होना शर्त नहीं है, बाकी सबके लिए मेंबर होना शर्त है। तो अब इस लिस्ट को हमने याद करना है कि यहाँ तक ये रिस्ट्रिक्शन है, सब पे अप्लाई करती है, लेकिन इसके आगे 2 और रिस्ट्रिक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई करेंगी। अगर आप किसी कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर हो जाएं डिफॉल्टर, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट कहते हैं कि ये बंदा इसने तो लोन रीपे नहीं किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और आपको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दें, इसका मतलब आपके मामला ठीक नहीं है, आप फाइनेंशियली चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर रहे, ऐसा बंदा कंपनी चलाएगा तो नुकसानदेह है। तो लिस्टेड कंपनी में अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिफॉल्टर हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं। इसी तरह से अगर आप ब्रोकरेज के बिजनेस में हैं, ये क्या होता है? जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के अंदर लोग बैठे हुए होते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, जो ये बिजनेस कर रहे होते हैं, इन लोगों को मना है। अगर आप ब्रोकरेज के बिजनेस में या आप ऐसे किसी बंदे के स्पाउस हैं, बीवी या शौहर हैं उसके, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। या अगर कोई कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस है, कोई कंपनी है जो ये स्टॉक एक्सचेंज की मेंबर वगैरह है और आप उसमें ऑफिसर हैं या स्पॉन्सर हैं या डायरेक्टर हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप लिस्टेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, आपके सामने अकाउंट्स और आपको पता है 2 महीने बाद ये अकाउंट्स हम पब्लिक के सामने रखेंगे, अकाउंट्स में नज़र आ रहा है लॉस। जैसे ही अवाम के सामने लॉस आएगा, लोग हमारी कंपनी के शेयर बेचना शुरू कर देंगे और लोग खरीद भी नहीं रहे होंगे, तो शेयर की प्राइस के साथ क्या होगा? नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो अगर डायरेक्टर अंदर बैठा हुआ है और यही ब्रोकरेज का काम भी करता हो, तो ये तो अपने जो वो हैं क्लाइंट्स, उनको कहेगा कि भाई ये हाई टाइम है, इस वक्त इस कंपनी के शेयर बेच दो,
3 महीने बाद शेयर मार्केट से सस्ते में खरीद लेना। बहुत सारी और बातें हो सकती हैं, कंपनी एक नई अनाउंसमेंट करने लगी है, शेयर प्राइस अचानक से ऊपर चली जाएगी। तो अगर डायरेक्टर ही ब्रोकरेज का काम भी करता होगा तो वो अपने फायदे के चक्कर में कंपनी का अच्छा खासा कबाड़ा कर सकता है। तो लिस्टेड कंपनी में 2 इजाफी मसले क्या हैं, आप डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होने चाहिए और ब्रोकरेज बिजनेस में ना हो। अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट थे और फिर भी आप काम करते रहे चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर के तौर पे, तो फिर आपको सज़ा होगी। और पहली दफ़ा उन्होंने पहले बताया कि कैद कितनी होगी, बाद में बताया फ़ाइन कितना होगा, इसलिए कि बंदा कौन है। तो अगर इसे कहेंगे तुम इतना फ़ाइन होगा तो उसका हासा निकल जाएगा, वो कहेगा मैं तो वैसे ही बिल्कुल ही फारिग हो गई हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए उसको कहा तुम्हें कैद होगी 2 साल की और फ़ाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो इन एलिजिबिलिटीज़ की एक लिस्ट जो कि हम लोगों ने देखने की कोशिश की, मुझे यहाँ बताएं अगर कोई कन्फ्यूजन है इसमें। तो जो एम्प्लॉय डायरेक्टर उसे कौन अपॉइंट करता है, अभी हमने डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स नहीं देखी हैं, अभी हमने देखा नहीं डिफरेंट डायरेक्टर्स कैसे आते हैं। यहाँ तक हमने जो पढ़ा उसमें कोई सवाल जी? लास्ट पॉइंट में इसका फर्स्ट पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर, एक बंदा जो किसी और मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कौन सा मेंबर है, हु इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। अब ये कौन सा मेंबर होता है जो नेचुरल पर्सन नहीं होता? कंपनी। जब एक कंपनी हमारी मेंबर है तो उस कंपनी का जो नुमाइंदा आया है, तो आसान अल्फाज में कंपनी का नॉमिनी, क्रेडिटर का नॉमिनी, एम्प्लॉई और चीफ एग्जीक्यूटिव, ये 4 तरह के लोगों के लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। इस लिस्ट को अच्छी तरह से याद करना है कि इस चैप्टर में अगर वो क्रैमिंग पूछना चाहें तो ये एक आइडियल थिंग है जिधर लोगों को परेशान किया जा सकता है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हम डिफरेंट तरह के टाइप ऑफ डायरेक्टर्स पे बात करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर्स कितनी तरह के होते हैं, पहले कुछ ज़बानी बात कर लेते हैं, फिर इधर देख लेंगे। लाइट्स ओपन कर देते हैं। डायरेक्टर की अलग अलग किस्में किताब में सेक्शंस बिखेर के दिए हुए, मैंने सामने एक टेबल बनाया हुआ है और आप फिर किताब में साथ साथ ट्रेस तो कर ही लेंगे। कुछ डायरेक्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर, पहले डायरेक्टर्स, कंपनी के पहले डायरेक्टर्स हैं। ये कौन लोग होते हैं? सब्सक्राइबर्स ने मेमोरेंडम जब भेजा था जमा कराने के लिए तो उसमें लिखा था, मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखा था कि ये 5 लोग हैं जो पहले डायरेक्टर्स होंगे। जिस दिन कंपनी रजिस्टर हो जाती है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो लोग डायरेक्टर के तौर पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो हैं जिनके नाम दे दिए गए, और जिस दिन कंपनी रजिस्टर हो जाएगी उस दिन वो लोग खुद ब खुद डायरेक्टर बन जाएंगे। ये कब तक डायरेक्टर रहेंगे? पहली एजीएम तक। जब फर्स्ट एजीएम आएगी तो ये सारे के सारे खुद ब खुद रिटायर हो जाएंगे, चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा इनका टेन्योर, और फिर इलेक्शन हुआ करेगा। पहली एजीएम पे इलेक्शन होगा, उसके बाद हर 3-3 साल बाद इलेक्शन हुआ करेगा। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट डायरेक्टर की बात हो गई। उसके अलावा कैजुअल वैकेंसी का मतलब है अचानक से जगह खाली हो जाना। अगर डायरेक्टर के ऑफिस में अगर डायरेक्टर की पोजीशन अचानक से खाली हो जाए, एक डायरेक्टर अचानक से रिज़ाइन कर जाए, मर जाए, इनएलिजिबल हो जाए, कुछ भी ऐसा हो कि हमारे पास डायरेक्टर की सीट खाली हो गई, तो क्या उसे फिल करना लाजमी है? लॉ कहता है फिल करना लाजमी नहीं है। आप अगर ज़िंदगी आपकी सही चल रही है, भाई 12 डायरेक्टर हैं, चला गया 11, चलाते रहो कंपनी को। अगर आपको लगता है कि फिल करने की ज़रूरत नहीं है तो सुकून से बैठें। लेकिन अगर इतने चले गए हैं कि आप मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से नीचे आ गए तो फिर फिल करना मैंडेटरी है। दूसरा, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है तो भले एक भी छोड़ के गया आपको लाजमी फिल करना है 90 दिन के अंदर। तो लिस्टेड में फिल करना भी मैंडेटरी है और टाइम भी डिफाइंड है। बाकियों में फिल करना भी मैंडेटरी नहीं है और टाइम भी डिफाइंड नहीं है। बाकियों में सिर्फ एक सूरत हो सकती है अगर आप मिनिमम से नीचे चल जाएं। अब सवाल ये है कि ये वाले भाई साहब का टेन्योर कितना होगा? ये जिसकी जगह है उसका जितना टेन्योर रहता था, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने, जिसकी रिप्लेसमेंट पे आया ये उतना टेन्योर पूरा करेगा और चला जाएगा। कैजुअल वैकेंसी समझ आई? देन डायरेक्टर की एक किस्म होती है जिसको हम कहते हैं असाइनी और अल्टरनेट। वो शुरू में नहीं, वो आगे जाके मिसक्लिनियस रूल्स में लिखी होती है तो शायद आपको नज़र ना आए। असाइनी डायरेक्टर, एक डायरेक्टर अपनी पोजीशन पे आने के बाद किसी और को कह दे तुम आओ और मेरी सीट संभाल लो, मैं जा रहा हूँ। कोई डायरेक्टर अपनी सीट पक्की किसी और को नहीं दे सकता।
इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। ऑफिस मतलब अपनी पोजीशन। लॉ ने कहा है असाइनमेंट ऑफ ऑफिस वॉइड है, मना है, गलत है, इलीगल है, नहीं मानी जाएगी। एक डायरेक्टर अगर लोगों के वोटों से डायरेक्टर बन के आया है तो वो डायरेक्टर बनने के बाद ये नहीं कह सकता बहुत शुक्रिया आपने मुझे वोट दिया, मेरी जगह मेरा छोटा भाई आके बैठा करेगा। तो आप अपनी पोजीशन किसी और को असाइन नहीं कर सकते। तो असाइनमेंट ऑफ डायरेक्टर मना है, लेकिन अल्टरनेट डायरेक्टर अलाउड है। अल्टरनेट एक खास किस्म की सिचुएशन है। अगर एक डायरेक्टर मुल्क से बाहर जा रहा है और जा भी 90 दिन से ज़्यादा के ले रहा है, अगर एक डायरेक्टर मुल्क से बाहर जा रहा है और 90 दिन से ज़्यादा के लिए जा रहा है तो ही इज़ अलाउड कि बाकी डायरेक्टर्स की मजमूई रजामंदी से अपनी जगह एक और बंदे को बिठा के जा सकता है। उस शख्स को अल्टरनेट डायरेक्टर कहेंगे। और उसका टेन्योर क्या होगा? जब तक ये वापस नहीं आ जाता। जिस दिन ये पाकिस्तान वापस आएगा उस दिन जिसको ये कायम मकाम के तौर पे बिठा के गया था वो रिटायर हो जाएगा और ये दोबारा से अपनी सीट संभाल लेगा। ये डायरेक्टर समझ आया। पांचवी एक छोटी सी कैटेगरी एम्प्लॉय डायरेक्टर। कंपनी के डायरेक्टर्स ही किसी एम्प्लॉय को चाहें तो अपग्रेड करके एम्प्लॉय डायरेक्टर का दर्जा दे सकते हैं। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे कि इस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी ये तनख्वाहें होंगी और तुम्हारी जिम्मेदारियों में ये है कि तुम कंपनी के डायरेक्टर होगे। तो डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसको कंपनी का एम्प्लॉय डायरेक्टर, यानी कि एक एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसको कंपनी का एम्प्लॉय डायरेक्टर बनाया जा सकता है। कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, कब करेंगे, क्या होगा, हमारी किताब ने बिल्कुल जिक्र नहीं किया, लेकिन इस इंसान का जिक्र बार बार हुआ एम्प्लॉय डायरेक्टर का। टेन्योर इसका कितना होगा? जितना इसके कॉन्ट्रैक्ट में हम लिख देंगे उतना इसका टेन्योर होगा। ये इलेक्शन से नहीं आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, यहाँ तक के डायरेक्टर्स देखते हैं, फिर थोड़े से और डायरेक्टर्स देखते हैं। 1-3 जज़ाकल्लाह। फर्स्ट डायरेक्टर्स। Name and number of first director shall be decided by subscribers. Their particulars shall be submitted along with documents for incorporation. और एडिशनल डायरेक्टर चाहें तो बाद में अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप क्या करेंगे, नेम एंड नंबर्स उनके दे देंगे सब्सक्रिप्शन के वक्त, और जिस दिन इनकॉर्पोरेशन होगा उस वक्त ये डायरेक्टर ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो जाएंगे। कब तक रहेंगे? टेन्योर क्या है? फर्स्ट AGM तक। इलेक्टेड डायरेक्टर हमने कहा जी अपकमिंग स्लाइड में हम इसके बारे में बताएंगे कि ये कौन है, ये कहाँ से आते हैं। कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय रिमेनिंग डायरेक्टर। लिस्टेड कंपनी में ये कम अर्लीस्ट फिल किया जाएगा, लेकिन 90 दिन से ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे। बाकियों में ना टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है और ना ही मैंडेटरी है, अनलेस नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉल्स बिलो। ये बात समझ आई? देन असाइनी डायरेक्टर। एनी डायरेक्टर शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस टू एनी अदर पर्सन। सच अपॉइंटमेंट शैल बी वॉइड एट। कोई बंदा अपनी ऑफिस किसी दूसरे को असाइन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो क्या होगा? लेकिन अल्टरनेट की ऑप्शन है विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड। अगर एक बंदा एब्सेंट होता है फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ नॉट लेस देन 90 डेज तो वो अपनी जगह किसी अल्टरनेट को बिठा के जा सकता है। सबकी रजामंदी इसमें शामिल है। और अल्टरनेट डायरेक्टर भी है तो डायरेक्टर, तो सारे रूल्स इसके फॉलो होंगे, वही वाले जितने हमने अभी तक पढ़े हुए हैं। और फिर इसका टेन्योर क्या है? ड्यूरिंग एब्सेंस। फिर एम्प्लॉय डायरेक्टर का हल्का सा तस्करा अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। किताब में एक्सप्लेन नहीं हुआ तो बस इसका बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है उसके मुताबिक इसका टेन्योर होता है। क्या हमें यहाँ तक बात समझ आ रही है? वापस आते हैं, 1-3 ऑन करते हैं। कितनी किस्में पढ़ ली हमने डायरेक्टर्स की? 5। फर्स्ट कैजुअल वैकेंसी, असाइनी डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, एम्प्लॉय डायरेक्टर। एक छठी किस्म में जो एक और चैप्टर ने बताई है, चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव चाहे डायरेक्टर्स में से ना भी हो, जिस दिन चीफ एग्जीक्यूटिव आता है वो डीम डायरेक्टर होता है, वो समझा जाता है डायरेक्टर। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो छठी किस्म है चीफ एग्जीक्यूटिव के चीफ एग्जीक्यूटिव। आप समझ आ रहा है वो जो ग्रुप ऑफ पर्सन में कितनी सारी तरह के लोग हैं। अब आ जाते हैं हम नॉमिनीज की तरफ। इन्वेस्टर कंपनी के पास ये इजाज़त है कि अगर उसने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई और इतनी इन्वेस्टमेंट है जिससे अगर उनका बंदा इलेक्शन लड़ता तो जीत जाता। यानी होता ये कि आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी में इलेक्शन हुआ और 10 बंदों ने इलेक्शन लड़ा या 10 सीटें थी, तो इसका मतलब है जिसके पास भी 10% पावर होगी वो तो इलेक्शन में डायरेक्टर बन गया होगा। तो जिस इन्वेस्टर कंपनी है उसके पास 15% शेयर्स हैं। 15% शेयर का मतलब है कि अगर ये बंदे को इलेक्शन लड़वाते तो इनका बंदा कंफर्म जीत जाता। ये इलेक्शन नहीं लड़वाएंगे, ये उसको नॉमिनेट कर देंगे।
अगर एक इन्वेस्टर कंपनी के पास इतने शेयर्स हों जिनसे इनका बंदा इलेक्शन जीत सकता हो मैथमेटिकली, तो बगैर इलेक्शन लड़वाए ये नॉमिनेट कर देंगे उस कंपनी के बोर्ड पे और ये वहाँ जाके डायरेक्टर बन के बैठ जाएगा। सर ये फुल टाइम डायरेक्टर होता है? अब ये किस किस्म का डायरेक्टर है? ये वैसे ही डायरेक्टर होगा जैसे इलेक्टेड डायरेक्टर है। इलेक्टेड के साथ बैठेगा, उन्हीं का टेन्योर गुजारेगा, उन्हीं जैसी तनख्वाहें लेगा, उन्हीं जैसे जो जो रूल्स वगैरह हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अगर एक बंदे को नॉमिनी बना के भेजा जाता है, इसी तरह से क्रेडिटर अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपने उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे भी कंपनी के बोर्ड पे अपना डायरेक्टर बिठा सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर उन्होंने बहुत बड़ा लोन दिया है तो वो कह सकते हैं कि जी हमारी सिक्योरिटी या हमारा तहफ़्फ़ुज़ ये है कि आपकी कंपनी के बोर्ड पे हमारे ये 2 बंदे जाके डायरेक्टर बन के बैठें, तो जिसको क्रेडिटर नॉमिनेट करे वो भी डायरेक्टर बन के बैठ सकता है। उसका टेन्योर भी क्रेडिटर डिफाइन करेंगे, जब तक क्रेडिटर्स राज़ी हैं तब तक वो बंदा डायरेक्टर बन के बैठा रहेगा। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इनकी कंपनियाँ, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इनकी कंपनियों ने जहां इन्वेस्टमेंट की हुई है उस इन्वेस्टमेंट की वजह से या जिनको लोन दिया हुआ है उस लोन की वजह से दे हैव अ राइट कि अपना कोई नुमाइंदा उठा के उस कंपनी पे भेज सकते हैं और वो नुमाइंदा बिल्कुल बाकी डायरेक्टर्स के साथ अकाउंट होगा। जब मैंने उसे डायरेक्टर कह दिया तो फिर इस चैप्टर की सारी बातें उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो 3 तरह के नॉमिनी, हम 3 तरह के डायरेक्टर और पढ़ लिए, क्रेडिटर का नॉमिनी, गवर्नमेंट का नॉमिनी, इन्वेस्टर्स का नॉमिनी। जी जी, इनकी रिम्यूनरेशन वगैरह कैसे सेट होगी कल इंशाल्लाह हम इसके लिए शुरू में पढ़ रहे होंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं डिफरेंट तरह के डायरेक्टर्स। मतलब हो सकता है आपका सवाल ये है कि इनकी पावर्स क्या होंगी, हो सकता है आपका इनकी क्या लायबिलिटीज़ होंगी। तो हम आज सारी बातें नहीं कर रहे, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो इस टाइम पे हम डिफरेंट किस्म के डायरेक्टर समझ रहे हैं। तो ये 3 तरह के डायरेक्टर समझ आए, क्रेडिटर का नॉमिनी, गवर्नमेंट का नॉमिनी, इन्वेस्टर का नॉमिनी। यहाँ एक छोटा सा सेक्शन है, किताब ने आई कि अपने 1-2 अटेम्प्ट पीछे ही हल्का सा इंट्रोड्यूस की एक छोटी सी लाइन। अगर ये इन्वेस्टर कंपनी चाहती है कि हम इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में बाकियों को वोट भी डालें, अगर ये चाहते हैं कि हम बाकियों को भी वोट डालें, अब फर्ज करें इन्होंने अपना मुफ्त में डायरेक्टर बिठाया हुआ है, फर्ज करें इनके पास शेयर्स थे 15% और जब इन्होंने देखा पिछले इलेक्शन में जी डायरेक्टर कितने % से बन गया तो पता लगा जिसके पास 6% शेयर्स थे वो भी बन गया था डायरेक्टर। पिछले इलेक्शन में सबसे कम जो बंदा था वो 6% वोटों से डायरेक्टर बना हुआ था। इनके पास कितने? इन्होंने कहा हमने एक डायरेक्टर बिठाना है, वैसे ये 2 भी बिठा सकते हैं। फर्ज करें इन्होंने कहा हमने एक डायरेक्टर बिठाना है, बिठा दिया। ये कहते हैं हमारे पास वोट है, हमने बाकियों को भी वोट डालने हैं, तो इस 15 में से पहले ये 6% माइनस होगा, जो बच गया उतने से ये वोट कास्ट कर सकते हैं और लोगों को। रूल ध्यान में रखें, अगर एक इन्वेस्टर कंपनी ने अपना एक डायरेक्टर मुफ्त में बिठाया हुआ है, इजाज़त है, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसका हक था, लेकिन डबल मुफ्ता नहीं ना होना चाहिए कि आपने बंदा फ्री भी बिठा दिया और कहीं मैं आप अपने सारे शेयर से किसी और को भी वोट डाल दूं। तो अगर ये इन्वेस्टर कंपनी चाहती है कि इलेक्शन में कुछ और लोगों को भी वोट डाले तो इसके वोटों में से उतने वोट माइनस कर लिए जाएंगे जितने वोट इसके बंदे ने अगर इलेक्शन लड़ा होता तो उसको लेने पड़े होते, उतने वोट हम माइनस कर लेंगे। वो वोट हमें पता कैसे लगते हैं, अभी हम इलेक्शन का जब प्रोसेस देखेंगे तो उसमें उस वोट को भी समझ लेंगे कि वो वोट का नंबर हमारे पास कैसे आता है। क्या ये हमें 3 तरह के नॉमिनी समझ आ रहे हैं? जी, अगर नॉमिनी डायरेक्टर 2 हो तो भी ऐसा कर सकते हैं। ये लें जी, आप 12% इसमें से माइनस कर लें, आपके 2 बंदे बैठने हैं 6% के हिसाब से, अब 3% से आप वोट डाल सकते हैं। तो ये अलाउड है। ये नया रूल आया है, इसके ऊपर ये कैलकुलेशन चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन अभी वही वाली बात है कि उन्हें लगता है कि बच्चे जो गुड़ से मर जाए उन्हें जहर देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कभी ये सेक्शन पढ़ें, इसमें कंफ्यूज हो जाएं, बहुत परेशान हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके साथ फौरी शेयर कर दूंगा। इस वक्त ज़ाहिर है क्रैश में तो मुश्किल है, मैंने वो एक एग्जांपल का एक्सट्रैक्ट बना के रखा हुआ होता है कि अगर कोई बहुत परेशान हो रहा हो तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ तक समझ आई? किताब से जल्दी से देखते हैं। 3 नॉमिनी, क्रेडिटर का नॉमिनी। क्रेडिटर मे ऑल्सो नॉमिनेट डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड इफ दे आर एम्पावर्ड टू डू सो बाय वर्च्यू ऑफ एनी, और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके मुताबिक होगी उसकी अपॉइंटमेंट। इसी तरह से गवर्नमेंट का नॉमिनी, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई भी इन्वेस्टर कंपनी, तो इसमें दोनों कवर होगा, गवर्नमेंट वाले भी और इन्वेस्टर कंपनी। होल्डिंग शेयर्स इन अदर कंपनी कैन
nominate any person to represent them as director in that company, such person shall be considered to be elected director। इलेक्टेड डायरेक्टर की तरह ही काउंट हो रहा होगा। तो क्या हमें नॉमिनी क्रेडिटर वाला, गवर्नमेंट वाला या इन्वेस्टर वाला समझ आया? वो वाला जुमला नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैंने टेबल पे इनके डिफरेंसेस बताने थे। और ये कब तक आया है? ये 3 साल के लिए, चूंकि इलेक्टेड डायरेक्टर काउंट हो रहे हैं ना, तो इनका टेन्योर है 3 साल। लेकिन जो क्रेडिटर वाला है उसका टेन्योर, तो जो एम्प्लॉई डायरेक्टर होता है और जो क्रेडिटर वाला होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत आते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं, कुछ इलेक्शन से आते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट से आते हैं, अलग अलग रूट हैं इन सबके। तो अभी हमने जो नहीं पढ़ा, नॉन एग्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट, सब्सटैंशियल एक्वायरर और इलेक्टेड पे डिबेट नहीं हुई। तो इलेक्टेड पे हम डिबेट करेंगे। भाई का एक सवाल है जी, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करते हुए क्या होगा? उस वक्त क्या देखेंगे नॉमिनी अपॉइंट करते वक्त? मैंने आपको बताया कि हम ये देखेंगे नॉमिनेट करते हुए कि आपके पास कितने शेयर्स हैं और कंपनी में कितने शेयर्स से बंदा डायरेक्टर बन जाता है। जब इलेक्शन का हम प्रोसेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें ये नज़र आ जाता है कि एक बंदा जितने वोट से डायरेक्टर बना और वो सबसे कम वोट लेके आया, उसको बेंचमार्क बना देते हैं। उतने वोट से ज़्यादा वोट आपके पास मौजूद हो तो आप बगैर इलेक्शन लड़वाए अपने बंदे को बिठा सकते हैं। अभी वो नंबरिंग आएगी, इस अगली डिस्कशन में वो नंबरिंग आएगी। हाँ जी, इलेक्शन का प्रोसेस। डायरेक्टर इलेक्शन में क्या होता है? बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक बड़ी एजीएम होती है, आपको पता है, और उस एजीएम में लोग इकट्ठे होकर वोट कास्ट कर रहे होते हैं। ये एजीएम कब होनी होती है भला? हर 3 साल बाद। हर साल बाद तो एजीएम हो रही है, लेकिन इलेक्शन कब होता है? हर 3 साल बाद। तो होगा ये कि हर 3 साल बाद एजीएम में हम इलेक्शन कराएंगे। फर्ज करें 3 साल पूरे हो गए, 3 साल एक्चुअल 3 साल पूरे हो गए। 25 अप्रैल को 2021 में हुआ था इलेक्शन, अब 25 अप्रैल फिर से आ गई, 3 साल पूरे हो गए। पता लगा अभी एजीएम में टाइम है 1, 1.5, 2 महीना है। लॉ ये कहता है कि आपने 3 साल पूरे होने पे इमीडिएटली कोशिश करनी है एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शन करा दें। अगर एजीएम में नहीं, कोई बात नहीं, आप यूजीएम करवा लें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इलेक्शन ड्यू टाइम पे नहीं कर सकेंगे और आपको थोड़ा सा डिले आ रहा है, तो जो ड्यू डेट ऑफ इलेक्शन है, जैसे मेरी एग्जांपल में वो अप्रैल की, वो कितनी थी? 25 अप्रैल। तो उसके पिछले 45 दिनों में एक दफ़ा असेस कर लें कि क्या आप टाइम पे करवा सकेंगे। नहीं करवा सकते, आप रजिस्ट्रार को अपील कर दें, उनसे कहें जी हम टाइम पे नहीं करवा पाएंगे, काइंडली हमें एक्सटेंशन दें। तो इलेक्शन कराने का जो टाइम 3 साल बाद होना था, आपने पिछले 45 दिन में जाके बता दिया कि हमें मसला है, तो फिर वो आपको डिले करवा देंगे। ये डिले 90 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर आपका टाइम हो गया 3 साल और आप इलेक्शन नहीं करा रहे और रजिस्ट्रार को किसी ने बताया, तो वो ज़बरदस्ती कंपनी को इलेक्शन कराने का कहेगा और कंपनी को मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस इलेक्शन वाले दिन की। इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन किस तरह से होगा और इसका प्रोसेस क्या है। तो ये आई कि आपको काफ़ी पसंद है इलेक्शन का प्रोसेस, और इलेक्शन के प्रोसेस को थोड़ा टाइमलाइन वाइज समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, पूरा इलेक्शन का रोड मैप। डे 0 है डे ऑफ इलेक्शन। ये यहाँ पे पता नहीं आपको ये येलो येलो नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ठीक है, कोई बात नहीं, ना भी नज़र आए तो बाकी जो नज़र आने वाली चीज़ें वो नज़र आ रही हैं। डे 0 या 00 ये है इलेक्शन। चलते चलते इससे पीछे एक -7 पे एक दिन आया, चलते चलते -14 पे एक दिन आया, -21 पे आया, और बहुत पहले हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। उस दिन इलेक्शन होना है। जिस दिन इलेक्शन प्लान्ड है, वो जो 3 साल के बाद तारीख आनी है, या आपको अगर डिले करना है 1 आध महीने या व्हाट्सएवर, तो जो भी आपका प्लान डेट है उससे कम से कम 35 दिन पहले आपने सीट्स फाइनल कर लेनी है। कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर्स ने तय कर लेना है कि इस दफ़ा कितनी सीटों पे इलेक्शन होगा। क्या होगा? कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि इस दफ़ा कितनी सीटों पे इलेक्शन होना है। पिछली दफ़ा डायरेक्टर्स 12 थे, उन्हें लगता है 12 बहुत ज़्यादा था, 10 भी बहुत थे। हो सकता है उन्हें लगे 12 कम था, 14 होना चाहिए। तो जो भी व्हाट्सएवर उनके पास जो भी प्लान है, जो भी वो सोच रहे हैं, मीटिंग से 35 दिन पहले डायरेक्टर्स इकट्ठे होकर तय कर लें कि अब कितनी सीटों पे इलेक्शन होगा। जब 35 दिन से आगे चल पड़े तो अब डायरेक्टर्स खुद भी चेंज नहीं कर सकते इस नंबरिंग को, लेकिन मेंबर्स किसी भी वक्त इस सड़क पे इवन डे 0 पे भी कह सकते हैं कि नहीं भाई ये नंबरिंग चेंज करो।
बट नंबरिंग चेंज करने का डायरेक्टर्स के पास इख्तियार नहीं है, वो ख़त्म हो गया। 35 दिन पहले डायरेक्टर ने नंबर फाइनल कर लिया। मीटिंग से 21 दिन पहले एक बड़ा ज़रूरी काम होता है, नोटिस भेजते हैं। उस नोटिस में आपने लाजमी बताना है कि रिटायरिंग डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट दे देनी है और सीटें बता देनी है कि इस इलेक्शन में इस दफ़ा हम लोग 14 सीटों पे इलेक्शन करेंगे। 35 दिन पहले सीटें फाइनल हुई, 21 दिन पहले नोटिस में आपने बता दिया कि इतनी सीटें हैं, जिसने इलेक्शन लड़ना है तैयार हो जाओ। फिर मीटिंग से 14 दिन पहले कॉन्टेस्टेंट्स अपनी अपनी इंफॉर्मेशन कंपनी को जमा कराएंगे। वो तमाम मेंबर्स जो चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं, वो कंपनी को अपनी इंफॉर्मेशन जमा करा देंगे। यानी कि हम अगर अपनी सियासी ज़बान में बात करें तो कागजात नामजदगी जमा करा देंगे। वो कंपनी को बता देंगे जी मैंने इलेक्शन लड़ना है। कंपनी सबका डाटा कलेक्ट कर लेगी। मीटिंग से 7 दिन पहले कंपनी एक रिवाइज नोटिस भेजेगी सारे मेंबर्स को, जिसमें उन तमाम कॉन्टेस्टेंट्स की डिटेल होगी कि अब ये हमारे 22 हज़रात हैं जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और इनमें से अब आपने चूज़ करना है कि आप किसको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। तो 7 दिन पहले सारे कॉन्टेस्टेंट्स की डिटेल कंपनी सबसे शेयर कर देगी और डे 0 पे फिर क्या होगा, इलेक्शन। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि अगर आपको 7 का टेबल आता है तो ये आसान है, इसमें सिर्फ बीच में एक वो नंबर 28 मिसिंग है। 7 5 35, 7 3 7 2 7 1 7 0 7 0 से भी तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो बस इसमें 28 मिसिंग है, वरना ये पूरा 7 दिनों का एक पूरा मैप है। तो ये माइनस में शुरू हो रहा है, ये जहन में रखना है। ये जितनी भी गिनती है ये इलेक्शन से पीछे हो रही है। अब क्या होगा, इलेक्शन का दिन। इलेक्शन के दिन देखा जाएगा ये कौन सी कंपनी है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में तो वोटिंग पावर होती ही नहीं। और जब वोटिंग पावर नहीं होती तो इलेक्शन कैसे कराएंगे, वोट कैसे कास्ट करेंगे। उन्होंने कहा भाई तुम अपने आर्टिकल्स में लिख लो, जो लिख लोगे वैसे इलेक्शन करा देना। तो हो सकता है वो 12-13 बंदे जो कहते होंगे हमने डायरेक्टर बनना है और सीटें हों 7, तो हो सकता है वो कहें चलो भाई तुम लोग दौड़ लगाओ, जो 7 विनर्स हों उनको डायरेक्टर बना दें और बाकियों से कहें कोई बात नहीं, अगली दफ़ा आपने अपनी दौड़ तेज़ करके और फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। कहने का मतलब है एनी इनफॉर्मल वे, आर्टिकल्स है ना, आप जो मर्जी लिख दो, आप अपना इलेक्शन वैसे करा लो। लेकिन हैविंग शेयर कैपिटल का इन्होंने बताया, अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो हम इलेक्शन तभी कराएंगे जब नंबर ऑफ कॉन्टेस्टेंट्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ सीट से। अगर बराबर हुए तो बिला मुकाबला इंतखाब हो जाएगा। अगर कम हुए, सीटें हैं 14, बंदे हैं 12, ये 12 सेलेक्ट हो जाएंगे, 2 कैजुअल वैकेंसी बन जाएंगी, ये 12 उन 2 को फिल करेंगे, उन 2 पे को और बंदे अपॉइंट करेंगे आपस में मुशावरत करके। इलेक्शन सिर्फ एक ही सूरत में होगा, जब नंबर ऑफ कॉन्टेस्टेंट्स ज़्यादा हैं और सीटें कम हैं। अब क्या होगा, अब वोटिंग शुरू होगी, हर बंदा वोट कास्ट कर सकता है। हर बंदे के पास कितने वोट होंगे, जितने भी उसके पास नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स या सिक्योरिटीज़ पड़े हुए हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे सीट्स के साथ। 14 सीटों पे इलेक्शन होना है, मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, तो 14,000 वोट आ गए मेरे पास। अब मैं 14,000 वोट उठा के मिस्टर ए को दे दूँ, सारे के सारे मैं 7,000 मिस्टर ए को दे दूं और 3500 बी और सी को दे दूं। जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं हम किसी एक को भी सारे वोट दे सकते हैं और हम अपने वोट्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम अच्छी तरह से समझ के करें और हमारे पास मार्जिन है। मैंने इसलिए एंड पे मार्जिन रखा था कि ये चैप्टर ना अक्सर लोग बस इसके साथ गुजारा मुजारा कर देते हैं कि चलो एंड पे चलो इसको ना देखें सही से, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम अच्छी तरह से समझ के चलें। ये बात समझ आ रही है? Member may give all vote to one candidate or may divide votes between contestants. Candidate getting highest vote elect हो जाएगा, फिर second highest, third highest, fourth highest, तो चलते चलते एक बेचारा 14th नंबर पे भी तो होगा गरीब आदमी। तो पहले बंदे ने लिए होंगे 7.5 लाख वोट, तो दूसरे ने लिए होंगे 5 लाख वोट, तो तीसरे ने लिए होंगे 3 लाख वोट, तो चलते चलते एक 70,000 वोट वाला बंदा भी तो आएगा। तो हो सकता है चलते चलते हमारे पास एक से लेके चलते 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 14 तक पहुँचे। पहले बंदे के 7,06,000 वोट हैं फ़र्ज़ करें, दूसरे के पता नहीं कितने, इस बंदे के पास सबसे कम वोट हैं, लेकिन इससे नीचे जो 15वें नंबर पे था उसके पास इतने वोट भी नहीं थे, तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये सिलेक्ट हो गया। हमारे पास एक बेंचमार्क आ गया कि कितना को गरीब आदमी डायरेक्टर सेलेक्ट हो सकता है। इतना गरीब आदमी, ये 7 लाख वोटों वाला है और ये 70,000 वोटों वाला है, वो इससे 10 गुना ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये भी उसी सीट पे बैठेगा और वो भी उसी सीट पे बैठेगा।
इसका मतलब है अगर किसी के पास 70,000 वोट होते तो वो डायरेक्टर बन जाता। सीटें कितनी हैं? 14। तो अगर ये वोट हैं तो शेयर्स कितने होंगे? ये वोट है। वोट कैसे आए थे? नंबर ऑफ सीट्स मल्टीप्लाई बाय शेयर्स। तो इतने वोट कितने शेयर्स के इक्वल होंगे? इसको डिवाइड कर दें 14 पे, क्या जवाब आया? 5,000। तो तय हो गया कि 5,000 शेयर अगर किसी के हाथ में होते और वो डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ता तो जीत जाता। अब एक इन्वेस्टर कंपनी के हाथ में है 7,000 शेयर्स और बेंचमार्क क्या सेट हुआ हुआ है? इसका मतलब है उन्हें इलेक्शन लड़वाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना बंदा फ्री में बिठा देंगे। और अगर किसी और को भी वोट देना है तो 7 में से 5 साइड पे हो जाएंगे। 2,000 वोट शेयर्स के वोट कास्ट कर सकते हैं और 5,000 शेयर्स के इक्विवेलेंट उन्होंने अपना बंदा बिठा दिया। तो अगर आपने अपने आर्टिकल्स में क्वालिफिकेशन शेयर नहीं लिखे तो हर 3 साल बाद वो बंदा जो सबसे कम वोट लेके सिलेक्ट होके आता है उसके जो शेयर्स हैं वो बन जाते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स, जिससे हमें अंदाजा होता है कि हाँ भाई डायरेक्टर बनने के लिए कितने चाहिए थे। अभी थोड़ी पहले हम बात कर रहे थे ना कि कितने हों तो वो डायरेक्टर बना सकते हैं, इतने हों तो वो बना सकते हैं, जो हमारी इस वक्त एग्जांपल है। तो ये जो आखिरी वाला बंदा है ना, इसका बेंचमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। लेकिन सर मतलब इधर तो सिलेक्ट हो चुका है ना वो डायरेक्टर? सिलेक्ट हो गया। अब अगले 3 साल तक हमारे पास बेंचमार्क है। एक इन्वेस्टर कंपनी आती है, वो हमारी कंपनी की 11,000 शेयर्स खरीद लेती है और वो सोचते हैं कि क्या हम अपना बंदा डायरेक्टर्स में ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो फिर पिछले इलेक्शन के रिजल्ट्स उठा के देखते हैं कि सबसे कम बंदा कितने शेयर्स के साथ आया था। इतने? क्या हमारे पास इतने हैं? हाँ इतने हैं। तो बगैर अगले इलेक्शन का इंतजार किए अपना बंदा जाके बिठा देंगे। जरूरत है इस डायरेक्टर की तो फिर भी करते अगर ज़रूरत नहीं है तो वो कहेंगे भाई मेरे पास इतने शेयर्स हैं, इलेक्शन दोबारा कराओ, नहीं तो मेरा बंदा एडजस्ट करो। तो फिर ये 10वीं तरह का डायरेक्टर होता है, इसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल एक्वायरर। अगर एक बंदे के पास इलेक्शन हो जाने के बाद किसी भी वक्त इतने शेयर्स आ जाएं कि वो इलेक्शन जीत सकता हो, तो लॉ ने उसे इजाज़त दी है कि वो कंपनी को पहले तो कहे कि भाई मुझे एकोमोडेट करो, कंपनी का बंदे को साइड पे करके उसको इजाज़त दे दे। और अगर कंपनी उसकी नहीं सुनेगी तो वो कंपनी का इलेक्शन रिवाइज करवा सकता है, पूरा इलेक्शन रिवाइज करवा सकता है। तो वही वाली बात है कि बेहतर है कि कंपनी उसकी सुन ले और उसको अकोमोडेट कर ले। स्पेशल बिजनेस होगा या जी स्पेशल बिजनेस होगा या जी, फिर क्या ये स्पेशल बिजनेस होगा या ऑर्डिनरी होगा? फिर अब ये एक स्पेशल बिजनेस बन जाएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल इलेक्शन नहीं है, ये हंगामी मिड टर्म इलेक्शन है। फिर इनका एक पूरा प्रोसेस होता है लिस्टेड कंपनियों का, जो हमारी किताब ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, उन्होंने कहा लिस्टेड कंपनियां ये वाला इलेक्शन उस तरीके से कराएंगी जैसे बता दिया जाएगा, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई। तो इसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल एक्वायरर, जो बाद में इतने ज़्यादा शेयर हासिल कर ले कि वो भाई देखे ना, मैं एक लिस्टेड कंपनी में जाऊँ और मैं 30% शेयर्स खरीद लूँ, 30% बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं तो अब डायरेक्टर बन जाऊँगा। पूछूँ इलेक्शन कब है, उन्होंने कहा जी महीने पहले हुए हैं। अब मैं 3 साल तक इंतज़ार करूँ कि मुझे पावर मिले, शेयर्स मेरे पास इतने तगड़े हैं, तो मैं कहूँगा भाई मुझे डायरेक्टर बनाओ, वो कहेंगे नहीं बनाते, मैं कहूँगा फिर इलेक्शन दोबारा कराओ। तो लॉ ने ये इख्तियार दिए ख़ास लेवल से ऊपर शेयर्स रखने वाले को। वो कितने हैं? अगर सवाल में इंफॉर्मेशन ये वाली दी हुई हो तो इतना, ना दी हुई हो तो फिर एवरेज। कंपनी में शेयर कैपिटल है 1 करोड़, कंपनी में बंदे हैं 10, डायरेक्टर्स हैं 10, तो 1 करोड़ को 10 पे डिवाइड किया 10 लाख। तो 10 लाख शेयर अगर मेरे पास हैं तो मैं इस काबिल हूँ कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूँ तो मैं जीत सकता हूँ, तो फिर मैं इलेक्शन रिवाइज भी करवा सकता हूँ। यहाँ भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी, जो 35 दिन पहले नंबर ऑफ सीट फिक्स होती जी लाइट ऑन कर दें क्योंकि मामला गंभीर होता जा रहा है। जी है, जो उनकी नंबर ऑफ सीट फिक्स होती है, ठीक है, 35 दिन पहले, तो नॉमिनेट डायरेक्टर जो उनसे डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, इन्वेस्टर जो नॉमिनेट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उनसे अलावा जी बिल्कुल, अगेन सीट ऑफ डायरेक्टर्स टोटल सीट नहीं है, इलेक्शन की सीटें हैं। डायरेक्टर जितने मर्जी हों, एक कंपनी में 35 डायरेक्टर्स हो, इलेक्शन आपने किया है 10 सीटों पे, तो जो क्रेडिटर वाले आते हैं ये उन सीटों में नहीं होते, ये जो एम्प्लॉई आते हैं ये उन सीटों में नहीं होते। तो वो सीटें हैं इलेक्शन की सीटें। हम इलेक्शन का प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो ये जो सीट्स इन्होंने फिक्स की है ना कि इतनी सीटों पे इलेक्शन होगा,
इसका ये मतलब नहीं इतने डायरेक्टर्स होंगे कंपनी में, इतनी सीटों पे इलेक्शन वाले डायरेक्टर आएंगे, तो कुछ डायरेक्टर मुफ्त में भी आके बैठे हुए हैं, अलग अलग रूटों से भी आके बैठे हुए हैं। तो इस वक्त हम ये इलेक्टेड की सीटों का जिक्र कर रहे हैं। एक मेंबर के पास जो ना 10 लाख जो ना ऑर्डिनरी शेयर थे, एक बंदे के पास 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स थे 5 लाख जो ना प्रेफरेंस और 5 लाख प्रेफरेंस थे। जो ना एक डायरेक्टर ने अवॉर्ड किए थे 10 लाख शेयर, ये 12 लाख की जो ना शेयर। एक डायरेक्टर 12 लाख शेयर्स की वोटिंग से आया था और एक इन्वेस्टर के पास 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर थे जिनमें वोटिंग पावर होती है और 5 लाख प्रेफरेंस थे जिन पे वोटिंग पावर नहीं होती। हम ये जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं हम वोटिंग पावर की कर रहे हैं। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कंपनियों को हम काउंट ही नहीं कर रहे और हैविंग शेयर कैपिटल में हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो वोटिंग पावर वाले शेयर्स की कर रहे हैं। तो इग्नोर कर देना, नॉन वोटिंग पावर हमारे लिए बेकार है क्योंकि इलेक्शन में आपको वोटिंग पावर चाहिए। जी आगे चलते हैं, एक आखिरी सवाल लेके। क्या 21 से 35 दिन के दरमियान डायरेक्टर चेंज कर सकते हैं? थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली हाँ। कानून ने क्या कहा है? 35 दिन से कम टाइम रह जाए तो नहीं बदल सकते, लेकिन कानून ने ये भी कहा है कि मीटिंग से 21 दिन पहले मेंबर्स को बताओ कितनी सीटें, तो मेंबर्स को तो 21 दिन पहले आपने बताना है। 21 दिन पहले उन्हें ये बताना है कि 35 दिन पहले हमने क्या सोचा था। तो हो सकता है आप पी जाएं कि हमने 35 दिन पहले क्या सोचा था और 21 दिन पहले वो रिवाइज नंबर बताएं जो आप सोच रहे हैं। तो हाँ, तो प्रैक्टिकली और मज़े की बात है, मीटिंग आपने मीटिंग की होगी डायरेक्टर्स की, मीटिंग के मिनट्स बनाने होते हैं, वो भी 14 दिनों में बनाने होते हैं। तो डायरेक्टर्स अगर थोड़ी सी 2 नंबर नियत रखते हैं तो 35 दिन पहले जो नंबरिंग फाइनल की है, हो सकता है वो मीटिंग से 21-22 दिन पहले उसको बदल लें और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। तो प्रैक्टिकली वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली लीगली स्पीकिंग जब 35 से कम रह जाएं तो लॉ ने उन्हें इजाज़त नहीं दी है। आखिरी सवाल था, इधर आते हैं क्योंकि अब हमने इसको भी तो करना ही है, हमने ध्यान से करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बस हमने यही करना है। वो तो बहुत ही धुंधला हो गया, ये 1-3 दोनों कर रहे हैं। डायरेक्टर जो कंटिन्यू करते रहेंगे अपने फंक्शन, वो इमीडिएट स्टेप लेंगे कि इलेक्शन करवाएं। अगर वो ना करा पाएँ तो वो 45 दिन पीछे वाले में देख लेंगे और ये इलेक्शन 90 दिन से ज़्यादा डिले नहीं होगा। अगर आपका टाइम पूरा हो गया इलेक्शन का और आप इलेक्शन नहीं करवा रहे तो रजिस्ट्रार आपको हुक्म दे सकता है कि आप इलेक्शन करवाएं। ये बात हमने इससे पहले डिस्कस की थी। वो कौन से केसेस हैं जिसमें इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर हो सकता है? ये बात आपको पहले से पता है। 10% लोग 30 दिन अदालत में जाएं तो वो इलेक्शन को 3 सेक्शन मैंने कल याद कराए थे। शेयर कैपिटल में जब चेंज करते हैं, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट उठ के उसके अगेंस्ट 10% 30 दिन अदालत जा सकते हैं। मीटिंग गलत हुई है 10% 30 दिन में अदालत जा सकते हैं। इलेक्शन गलत हुआ है 10% 30 दिन में अदालत जा सकते हैं। अब आते हैं हम अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरफ। एक काम करते हैं, ऐसा ना हो कि आप थका हुआ फील कर रहे हो, आप सोचें कि हम तो बहुत ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं। आज का आखिरी टॉपिक, इसके अलावा किसी और डायरेक्टर का जिक्र ही नहीं करेंगे, गली मुका देते हैं, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे बात करेंगे। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अलावा बात ही कोई नहीं करेंगे, तय हो गया। लो जी, जहां आपने 10 डायरेक्टर पढ़ लिए, सिर्फ एक 11वां डायरेक्टर, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेहतरीन, आवाम में खुशी पाई जाती है। ठीक है जी, लाइट्स ऑन कर देते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आज का काम कल पे नहीं डालना चाहिए, परसों पे डालना चाहिए। ठीक है, मैंने आज इससे ज़्यादा सोचा हुआ था। मैंने सोचा था रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स भी हम करेंगे। अगर आप लेक्चर को शुरू में रिवाइंड करके सुनेंगे तो मैंने शुरू में ये बोला था कि हम डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप लोगों के चेहरे देख के मुझे अंदाज़ा हो गया। खैर गलती मेरी है कि मैं ज़्यादा गहराई में उतर गया, मैं ज़रा थोड़ा सा रफ्तार तेज़ रखता, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम इलेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से समझ लें। उतना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके भी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी में कंपनी लॉ ये चाहता है कि कुछ ऐसे डायरेक्टर बैठे होने चाहिए जिनका कंपनी से दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई ना हो। ऐसे लोग जो फरिश्ते हों, ऐसे लोग जिनका कंपनी से कोई माली मफाद ना हो, कंपनी में इनकी कोई इन्वेस्टमेंट्स ना हो, कंपनी में इनके भाईशाही ना बैठे हुए हों डायरेक्टर के तौर पे, कंपनी के डायरेक्टर्स के ये गहरे दोस्त ना हो, कंपनी में पिछले 3 साल में किसी लेवल पे एम्प्लॉयमेंट या इस तरह के किसी मामले में इन्वॉल्व ना रहे हों। यानी हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग आएँ जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हैं। अब ऐसे अच्छे लोग कहाँ से मिलेंगे? ढूंढना पड़ेगा।
सिलेबस में नहीं है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज बाउंड हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होते हैं। तो जहां लॉ कह देगा उन कंपनियों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में लॉ ने कहा है कि SECP चाहे तो किसी इदारे को ऑथराइज कर देगी कि तुम आओ और तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक डाटा बैंक मेंटेन करो। तो हुआ क्या, SECP ने एक इदारे को मुख्तस कर दिया और उस इदारे ने वो डाटा बैंक मेंटेन कर लिया। अब उस इदारे के बारे में रूल क्या है? रूल बड़ा मज़ेदार है कि वो इदारा एक वेबसाइट बनाएगा और उस वेबसाइट पे डायरेक्टर और कंपनी दोनों को ऑप्शन दे देगा कि वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं कंपनियों के बोर्ड पे डायरेक्टर के तौर पे जाऊं, सियाना समझदार आदमी है, वो अपना इंदराज करा सकता है वहाँ एक डायरेक्टर के तौर पे। और अगर एक कंपनी चाह रही है कि हम अपने पास एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेके आएँ, तो कंपनी उस वेबसाइट पे आके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट को देखेगी। तो अगर कुछ लोगों के पास 10, 12, 15 साल का तजर्बा है, अच्छा तजर्बा है, अच्छी तालीम है और सारा कुछ है, और वो चाहते हैं कि पार्ट टाइम कोई काम उन्हें मिल जाए जहां उनकी मेंटल कैपेसिटी इस्तेमाल हो। भाई एक कंपनी में जो डायरेक्टर बैठे होंगे, 3 तो होंगे एम्प्लॉय डायरेक्टर, वो हर बात ऐसी करेंगे जिसमें उनका मफाद हो। 2 इलेक्शंस आए होंगे, पैसा तो बहुत होगा, दिमाग से फारिग होंगे। भाई पैसे का ये मतलब थोड़ी कि आपको कंपनी चलानी आती हो, तो हो सकता है उनको ये ना पता हो कि ये कंपनी का ये निज़ाम कैसे चलेगा, ये निज़ाम। तो लॉ ये चाहता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा ना कंपनी के साथ और हों भी टेक्निकली साउंड बंदे, और हर वक्त कंपनी में आके बैठे नहीं तो कंपनी के अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। बाहर रहें, मीटिंग वाले दिन आएँ, मीटिंग में बैठें, अच्छी राय दें, मीटिंग अटेंड करने के पैसे लें, अच्छे से होटल में ठहरें, खाना खाएं और वापस चले जाएं। यानी कंपनी उनके भरपूर खर्चे मत वो करे, उनकी सैलरियाँ ना अफोर्ड करे, उनके प्रोविडेंट फंड अफोर्ड ना करे, सिर्फ मीटिंग का आने जाने का खर्चा और मीटिंग अटेंड करने के पैसे दे दे। तो हो सकता है मीटिंग अटेंड करने के उन्हें 50,000 या लाख रुपए मिल जाए और आने जाने का जहाज़ का टिकट और होटल में स्टे मिल जाए। तो फ़र्ज़ करें कि रिटायर्ड आदमी है, एक स्टेट बैंक से रिटायर हुआ है आदमी, वो चाहता है कि मेरे पास इतना टैलेंट है, मैंने इतना कुछ सीखा हुआ है, तो बैंकों में मैं बहुत हेल्प कर सकता हूँ। तो वो चाहता हो कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इंदराज करा दूं। रिटायर्ड आदमी हो तो उसको अच्छा है कि अगर उसको 1, 1.5, 2 महीने बाद किसी जगह पे आने जाने के पैसे मिल जाएं, मीटिंग में जाके बैठे और लोग इसकी कदर कर रहे हैं और इसके तजर्बे का फ़ायदा उठाएं। तो लॉ ने ये निज़ाम बनाया कि जितने भी लोगों के पास अच्छी तालीम है, अच्छा तजर्बा है, अगर उनके पास क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो तजर्बा कम से भी चल जाएगा, और अगर क्वालिफ़िकेशन नहीं है ज़्यादा लेकिन तजर्बा है तो फिर 15 साल का अगर तजर्बा हो तो चल जाए, क्वालिफ़िकेशन के साथ 5 साल का तजर्बा भी बहुत है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि आप एक वेबसाइट पे पैनल बनाओ, तो वेबसाइट इंदराज करेगी। फॉर एग्जांपल वो रिटायर्ड बंदा गया उस वेबसाइट वालों के पास और वेबसाइट पे जाके उसने कहा कि जी मैंने इंदराज करना है अपना। जब वेबसाइट पे सिलेक्ट किया तो उन्होंने कहा जी 500 रुपये पहले डिपॉजिट कराएं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने डिपॉजिट करा दिए। अब वेबसाइट पे उसने अपना अकाउंट बना लिया। अब अकाउंट में वही बताएगा उसका तजर्बा क्या है, वही बताएगा उसने कहाँ काम किया है, वही अपनी प्रोफाइल देगा। वेबसाइट उसे बार बार कह रही है देखो जो तुम लिख रहे हो सच लिखना, अगर गलत हुआ तो फिर बाद में हम जिम्मेदार नहीं, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, तुम्हें कंपनी वाले जो सज़ा दें, गवर्नमेंट जो सज़ा दे, हम कुछ नहीं करेंगे। और फिर तुम्हारा नाम हम वेबसाइट पे डाल रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम सेलेक्ट भी हो जाओगे, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन दे दो तुम्हारे चांस बढ़ जाएंगे। तो उस जैसे सैकड़ों लोगों ने, कोई बैंकिंग का एक्सपीरियंस रखता था, कोई होटल्स का एक्सपीरियंस रखता था, कोई खाने वाले बिजनेस का एक्सपीरियंस रखता था, कोई फर्नीचर का रखता था, तो सैकड़ों लोग जाके, सैकड़ों टैलेंटेड लोग जाके उस पोर्टल पे रजिस्टर करा लेंगे, वो जो वेबसाइट बनी हुई है। अब बड़ा मज़े का प्रोसेस है, समझ आ जाए तो ये देखने में बड़ा टॉपिक है, लेकिन लॉजिकली समझ आ जाए तो बड़ा आसान सीधा सा टॉपिक है। वेबसाइट पे एनरोल करवा लिया। वेबसाइट के कुछ रूल्स हो सकते हैं, कम से कम इतनी तालीम हो, कम से कम इतना तजर्बा हो, कम से कम ये वाली ट्रेनिंग की, और हो सकता है वो कहें हमारी ये वाली ट्रेनिंग तुम लोगों ने करनी है। ये हो गए वहाँ। अब बारी आई कंपनी की। एक कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेलेक्ट करने थे, वो गए वेबसाइट पे। वेबसाइट पे उसने कहा हमें बैंकिंग का तजर्बा चाहिए, 20 साल से बड़ा तजर्बा चाहिए। ड्रॉप डाउन किए तो सामने, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा वेरिएशन कर रहा है, या सही आवाज़ ठीक है। ड्रॉप डाउन किया, ड्रॉप डाउन के अंदर जो है वो उनको ऑप्शन नज़र आई, पता लगा 11 ऐसे लोग हैं जो उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं। अब इन 11 में से उन्होंने कोई से 2 सेलेक्ट करने हैं। ये कंपनी की ड्यू डिलीजेंस है कि वो सही बंदा सेलेक्ट करें। वेबसाइट ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, वेबसाइट ने तो सारे पोर्टल पे बंदे डाल दिए। अब कंपनी वाले वहाँ से बंदा सेलेक्ट करेंगे, उस बंदे को जब सेलेक्ट करेंगे तो वो उसको इलेक्टेड डायरेक्टर की तरह अपने बोर्ड पे लाके बिठा देंगे।
अगर गलत बंदा चूज़ कर लिया तो भी कंपनी कसूरवार, सही बंदा सेलेक्ट कर लिया तो भी कंपनी। वेबसाइट पे आप लीगल केस नहीं कर सकते कि आपने मुझे क्या थका हुआ बंदा दिया था। तो वेबसाइट सिर्फ एक पोर्टल है, इस पोर्टल पे टैलेंट इकट्ठा हुआ है। कंपनियों को सहूलत है कि एक जगह जाके उनको पूरे पाकिस्तान का टैलेंट मिल जाता है, और टैलेंट को सपोर्ट ये है कि एक जगह जाके उनके एम्प्लॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको लोग अपने पास ले आएंगे। क्या बात समझ आई? बस इतनी सी ही बात है। बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक डेफिनेशन है जो बहुत छोटी सी है, अच्छा, जो कि सबसे बड़ी डेफिनेशन है हमारी किताब की। तो जल्दी से अब इसकी इंग्लिश देखते हैं जो हमने देखा 1-3, बल्कि 2 भी कर ही दें, बहुत सारी बातें पढ़ लें। ये डेफिनेशन है जिसको मैंने इग्नोर कर दिया। मेंटेनेंस क्यों? क्योंकि आपने याद करनी है। वाह, शाबाश। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ, रूल, रेगुलेशन या कोड शैल बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ डाटा बैंक कंटेनिंग नेम, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन जो एलिजिबल और विलिंग है। इट शैल बी मेंटेन्ड बाय एनी इंस्टीट्यूट, बॉडी, एसोसिएशन जिसको SECP इजाज़त दे देगा, और फिर वो अपनी वेबसाइट पे दे देंगे फॉर्म और फॉर्मेट वगैरह जिसको लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करना बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम डाटा बैंक लाइव विद कंपनी या गवर्नमेंट जो वहाँ से बंदा सेलेक्ट कर रही है, जिम्मेदारी उन्हीं की है। मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन डाटा बैंक विच फुलफिल द क्वालिफिकेशन शैल बी स्पेसिफाइड बाय SECP, और वो उसने स्पेसिफाई कर दिया मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018 में, और ये रेगुलेशंस का थोड़ा सा पोर्शन हमारे सिलेबस में है। ये रिक्वायरमेंट रिलैक्स भी कर सकता है SECP अगर एप्लीकेशन दें और समझाएं कि हाँ भाई कुछ जेन्युइन कॉजेज है, हम क्या करते हैं। अच्छा जी, रेगुलेशंस क्या कहती हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पर्सन डिजायरस ऑफ इंक्लूजन इन डाटा बैंक। जो डाटा बैंक में मैच्योर लोग ऐड होना चाहते हैं उनका क्या क्राइटेरिया है? या तो उन्होंने ग्रेजुएट डिग्री की हुई हो HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या वो किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो। प्रोफेशनल बॉडी किसी भी प्रोफेशन की बॉडी हो सकती है, चाहे वो मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन बॉडी हो, चाहे वो ACCA हो, चाहे वो CA हो, बहुत सारी, मतलब हर प्रोफेशन की अपनी अपनी कोई ना कोई बॉडी है। तो प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो या ग्रेजुएट हो तो आपका तजर्बा होना चाहिए 5 साल का, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास तजर्बा होना चाहिए तो तालीम के साथ 5 साल का तजर्बा, या बगैर तालीम के 15 साल का तजर्बा। कौन सी फील्ड में? फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशन, या कोई और डिसिप्लिन जो उस कंपनी के लिए रेलेवेंट है। तो एक लिस्ट दे दी, इनमें से कोई भी आपके पास अगर हुनर है या जो उस कंपनी का बिजनेस है उसमें अगर आप वो हैं तो ठीक है, आप इसमें अपना नाम दे सकते हैं। पर्सन विलिंग होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, और कंफर्म करे अपॉइंटमेंट के वक्त कि हाँ भाई वो अपना सारा वक्त जिम्मेदारी से कंपनी को देगा, उसने शुगल मुगल में अपना नाम नहीं दिया, वो वाकई ही सीरियस है और वाकई चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखेगा। प्रोफेशनल बॉडी किसे कहते हैं? उन्होंने कहा जी प्रोफेशनल बॉडी पाकिस्तान में अगर देखें तो पाकिस्तान में बनी हो, एक स्पेशल एनेक्टमेंट हो फेडरल गवर्नमेंट का, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको एक नेशनल काउंसिल सेलेक्ट करती हो, नेशनल काउंसिल चलाती हो, इसका एक मिनिमम क्राइटेरिया एग्जामिनेशन का, और ये मेंबरशिप देते हो। सारी निशानी ICAF वाली पाकिस्तान में बनी हो, एक ख़ास लॉ के तहत चलते हो, खुद ही अपने आप को चलाते हो, एक नेशनल काउंसिल हो, मिनिमम क्राइटेरिया एग्जामिनेशन का हो, और मेंबरशिप अवार्ड करने का हो, या मुल्क से बाहर बनी हो और कोई ख़ास एनेक्टमेंट हो उस मुल्क की या किसी इंटरनेशनल बॉडी की मेंबर हो। जैसे एग्जांपल दी हुई हैं ICAP, PMDC, या इस तरह से मुख्तलिफ तरह के इदारे। डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये इदारा डायरेक्टर्स को ये कह सकता है कि आपने फलाना ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमने बताया है कम से कम किया होगा तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, वरना आप इस वेबसाइट पे नहीं आ सकते। डाटा बैंक इंस्टीट्यूट जो मेंटेन करेगा, प्लेस कर द इंफॉर्मेशन ऑन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन डाटा बैंक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी एंड अदर रेलेवेंट। अपनी वेबसाइट पे बता दे भाई जिसने आना है, जिसने हमारे पास इंदराज कराना है, ये फीस है, ये तरीका है, आ जाओ। इंश्योर करेंगे इन्फॉर्मेशन ईजी फॉर्मेट में है, इजीली एक्सेसिबल है, इजीली डाउनलोडेबल है। नेसेसरी कंडीशन प्रोसीजर्स भी रख सकते हैं कि अगर एक बंदा डाटा बैंक में आना चाहता है तो उसका क्या निज़ाम है। फिक्स कर सकते हैं एक फ़ी SECP की अप्रूवल से जो इंडिविजुअल्स देंगे ताकि वो अपना नाम डाटा बैंक में एंटर कर सके। किताब का पेट नहीं भरा, उन्होंने कहा दोबारा से बातें रिपीट करते हैं। एवरी पर्सन हुज नेम इज इंक्लूडेड डाटा बैंक शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी, एडुकेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जिसने नाम दिया है वही जिम्मेदार होगा अपनी इंफॉर्मेशन के लिए।
Responsibility of company and disclaimer by institute. Company shall be responsible for exercising due diligence before selecting. बार बार याद करा रहे हैं कि भाई कंपनी जिम्मेदार है कि ध्यान से देखे वो सही बंदा सेलेक्ट करे ही नहीं करे. कंपनी शैल रिक्वायर सच इंडिविजुअल टू सबमिट एन अंडरटेकिंग ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर. कंपनी उस बंदे को कह सकती है कि हमें लिख के दे दो, हल्फिया बयान दे दो कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सच है और तुम बिल्कुल 2 नंबरी नहीं कर रहे और तुम हमारी कंपनी के साथ सही चलोगे. इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे इस तरह का डिस्क्लेमर दे दे. ये डिस्क्लेमर उन्होंने ना इस तरह के पॉइंट्स में दिया हुआ है, ये मैंने ओरिजिनल वेबसाइट से उठाया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है. डिस्क्लेमर क्या हो, हर बंदा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक्सरसाइज करे ड्यू डिलिजेंस इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट फॉर पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम डाटा बैंक. जो बंदा अपॉइंट कर रहा है उसी की जिम्मेदारी है. इंक्लूजन इन डाटा बैंक में शामिल होना डज नॉट गारंटी सिलेक्शन एज independent director. Institute shall neither guarantee nor make any representation regarding accuracy reliability. आप अगर डाटा बैंक में आ गए हैं तो कोई कंफर्म बात नहीं कि आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे. हम कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे, हाँ चांस बढ़ जाएंगे आप हमारे पास आ जाओ. इंस्टीट्यूट शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन एनी लॉ बाय एनी कंपनी और डायरेक्टर बाय रीजन ऑफ द फैक्ट के पर्सन अपॉइंटेड बाय कंपनी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इस वेबसाइट से आया था. उन्होंने कहा कंपनी उस सिलेक्टेड डायरेक्टर के साथ कुछ बुरा करे या सिलेक्टेड डायरेक्टर कंपनी के साथ कुछ बुरा करे, हमारी जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फ्लो हमें समझ आ गया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, कौन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसमें ये सिलेक्टेड शर्तें पाई जाती हों. बस इतनी सी. कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? वो जिसका कंपनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है. किसी डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर इनमें से एक भी शर्त आ गई. इसका मतलब इनमें से एक भी चीज खराब हो गई तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है. नंबर 1, अगर आप एम्प्लॉय रहे हैं कंपनी के, सब्सिडरी के या होल्डिंग के पिछले 3 साल में, बात समझ आई? आप इस कंपनी, इसकी होल्डिंग या सब्सिडरी के पिछले 3 साल में कभी भी एम्प्लॉय रहे हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड हैं, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते. आप चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं सब्सिडरी के, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग के या होल्डिंग कंपनी के पिछले 3 साल में, आप पिछले 3 साल में आपका कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशन रहा है कंपनी के साथ या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या आप इसके मेजर शेयर होल्डर कम से कम 10% से ज़्यादा के रहे हैं, या आप इसके डायरेक्टर या इस तरह के किसी और बंदे से आपका ताल्लुक रहा है, तो ना एम्प्लॉय रहे हो, ना चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हो, ना किसी किस्म का बिजनेस इंटरेस्ट हो, ना 10% से बड़े शेयर होल्डर रहे हो पिछले 3 साल में. हम फरिश्ते ढूंढ रहे हैं. इस पॉइंट को बाद में पढ़ते हैं. अगर क्लोज रिलेटिव ऑफ कंपनीज प्रोमोटर डायरेक्टर या कंपनी के बड़े शेयर होल्डर डायरेक्टर या प्रोमोटर का क्लोज रिश्तेदार भी नहीं चलेगा. क्लोज रिश्तेदार किसे कहते हैं? स्पाउस, लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट एंड द सिबलिंग. वही बहन भाई, वालदैन, उनके वालदैन, औलाद, उनकी औलाद और मियाँ बीवी. ये क्लोज रिलेटिव अगर आप हो इनमें से किसी के तो भी आप नहीं बन सकते. अगर क्रॉस डायरेक्टरशिप या सिग्निफिकेंट लिंक है बाकी डायरेक्टर्स के साथ, इस कंपनी के 3 डायरेक्टर एक और कंपनी में भी हैं और आप उस कंपनी में ऑलरेडी मौजूद हो, इसका मतलब आपकी इनसे यहाँ दोस्ती नहीं है लेकिन वहाँ दोस्ती है, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे क्योंकि आप उनके साथ किसी और कंपनी में डायरेक्टर. यानी हम चाह रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर भी अपनी दूसरी कंपनियों से बंदा उठा के ना ले आए. लेकिन अगर वो दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है और नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे में सवाब की नीयत से ये इकट्ठे हैं तो फिर खैर है. लेकिन अदर देन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 42 वाली कंपनियों से हट के अगर हो तो वहाँ क्रॉस डायरेक्टरशिप से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. अगर आपने 3 लगातार टर्म से बोर्ड पे सर्व कर लिया, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के आए, फिर आए 3 दफ़ा सर्व कर लिया, अब चौथी दफ़ा इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे क्योंकि अब इंडिपेंडेंट की भी एक लिमिट होती है, तो 3 टर्म्स के बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. लेकिन अगर आप 1 टर्म का गैप दे देंगे तो आप दोबारा से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. ये पब्लिक सेक्टर के केस में ये 2 टर्म्स है. सादा कंपनियों में 3 टर्म्स, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें 2 टर्म्स के बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. अगर आप एज अ डायरेक्टर नॉमिनेट हुए हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेशल इंटरेस्ट को, अगर क्रेडिटर या जो लेंडर्स ने डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है वो भी इसमें काउंट नहीं होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की लिस्ट में. ये जो पहले 3 पॉइंट हैं, अगर पब्लिक सेक्टर में बात करेंगे तो इसमें 2-2 साल काउंट करेंगे, और अगर सादा कंपनी की बात करेंगे तो 3-3 साल काउंट करेंगे. 2 बातें, गवर्नमेंट के केस में अगर एक हाजिर गवर्नमेंट सर्विस में हो एक बंदा तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट की कंपनी में नहीं आ सकता क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, वो हाजिर गवर्नमेंट सर्विस है. एक छोटा सा पॉइंट रह गया, हैज रिसीव्ड रेम्युनरेशन
ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे। हैज़ रिसीव रेमुनरेशन इन 3 ईयर प्रोसीडिंग हिज अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। एक बंदा पिछले 3 साल में अपनी इस वक्त अपॉइंटमेंट से पिछले 3 साल में क्या कर रहा था, रेमुनरेशन ले रहा था और एडिशनल रेमुनरेशन ले रहा था। फिर एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट फ्रॉम कंपनी, रिटायरमेंट बेनिफिट को साइड पे कर दें। अगर पिछले 3 साल में एक बंदा इसलिए रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहा है कि 10 साल पहले डायरेक्टर था और अब उसकी रिटायरमेंट का प्लान उसको वो मिल रहा है, तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। तो पिछले 3 साल में आपने तनख्वाह ली हो या एडिशनल तनख्वाह ली हो, लेकिन अगर रिटायरमेंट बेनिफिट लिया है तो उसकी खैर है। अपार्ट फ्रॉम अ डायरेक्टर फी का तस्करा हम नहीं कर रहे। इसी बंदे को मीटिंग अटेंड करने की अगर फी मिल रही थी, ओके, कोई मसला नहीं है। और हैज़ पार्टिसिपेटेड इन स्टॉक ऑप्शन, अगर आप स्टॉक ऑप्शन में आपने पार्टिसिपेट किया है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो होती है, या आपने परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम में पार्टिसिपेट किया है, तो आप डिस्क्वालीफाइड। पिछले 3 साल में आपने तनख्वाह ली, एडिशनल तनख्वाह ली, स्टॉक परफॉर्मेंस रिटायरमेंट बेनिफिट या डायरेक्टरशिप फी, मीटिंग अटेंड करने के पैसे से आप इंडिपेंडेंस आउट नहीं होगी, लेकिन बाकी जगह आपकी इंडिपेंडेंस आउट हो जाएगी। बात समझ आई? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस शख्स को कहते हैं जिसका कंपनी से दूर दूर तक कोई फाइनेंशियल किसी भी किस्म का ताल्लुक ना हो। और हमने उसकी अपॉइंटमेंट की रेगुलेशंस देखी, तो इंशाल्लाह ताला कल फिर इससे आगे चलेंगे, डायरेक्टर का रिमूवल और डायरेक्टर के बाकी रूल्स देखेंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। लाइट्स ऑन कर दीजिएगा।